अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत बहुत खुशामदीद। दिस इज शिफा यूसुफ सईद और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ करते हैं। आज एक बहुत ही ख़ास दिन है और वो ख़ास दिन ऐसा है कि जो सारी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनके दिल के बड़ा करीब है। आज का दिन यानी कि 15 मार्च, और ये 15 मार्च का दिन सारी दुनिया में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दिन के तौर पर मनाया जाता है। ये इस्लामोफोबिया जो है ये एक ऐसा यूँ कह लीजिए कि नफ़रत का मुजाहिरा है, एक ऐसा जिन है जो कि बोतल से बाहर आया था ज़्यादा 9/11 के बाद। बिल्कुल 9/11 के जो धमाके हुए उसके बाद ये दुनिया में ज़रा मुतारिफ होने लग गया। लोगों को इस्लाम से, मुसलमानों से डर खौफ फैलने लग गया और फैलाया गया बाकायदा तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़। अच्छा, मुसलमानों को भी बाज़ औक़ात मुख्तलिफ मौक़ों पर प्रोवोक भी किया गया। उनके जो कुरान है, नज़र आतिश करना, इस किस्म के वाक़यात भी उसके बाद हमने बड़ी तेज़ देखे और आज भी होते हैं। बिल्कुल आज भी होते हैं। उसके बाद बरतानिया में ख़ास तौर पर एक हेट क्राइम की लहर चली जिसमें कि बड़े बड़े वाक़यात ऐसे हुए कि वहां पर जो अंडरग्राउंड ट्रेनें हैं उसके प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर कोई स्कार्फ वाली लड़की होती थी या कोई दाढ़ी वाला बंदा है या जिसने थोड़ी सी शलवार टखनों के ऊपर पहनी हुई है, उसको धक्का दे दिया जाता था ट्रैक्स के ऊपर और ट्रेन आती थी और वो जान से अपने हाथ धो बैठते थे। इस किस्म के बड़े वाकयात हैं। आपको सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर वीडियोज मिलेंगी कि किसी ने सीढ़ियों से धक्का दे दिया किसी स्कार्फ पहनने वाली खातून को। कनाडा में बड़ा तंग किया जाता है। ये तो खैर हमने रिसेंट अपने प्रोग्राम्स में भी बड़ा कवर किया है। तो लेकिन कदरे कम है। बाकी जगहों पर यूरोप में और अमेरिका में तो काफी ज्यादा इस्लामोफोबिया फैल गया। और ये बुनियादी तौर पर मुझे वो तकरीर याद है जॉर्ज बुश की, जिसमें उसने कहा था जब ये 9/11 का जो वाक़या पेश आया था उसमें उसने कहा था दुनिया को मुखातिब करते हुए कि आइदर यू आर विद अस और यू आर विद द एनिमीज। बिल्कुल। और उसने बेसिकली इस्लाम के हवाले से जो बुनियादी चीज़ें जो थी उसको उसने टारगेट करना एक तरीके से शुरू किया कि इस्लाम जो है वो दहशत गर्दी के साथ जुड़ा हुआ है। और फिर ये अमेरिका और बरतानिया और ये सारी जो फोर्सेस मिली, फिर उसके बाद उसामा बिन लादेन का एक पूरा सिलसिला चला, अफगानिस्तान इराक पर हमले किए गए, हज़ारों बेगुनाहों को वहाँ पर शहीद किया गया। और उसके बाद टोनी ब्लेयर और बुश ने कहा वी आर सॉरी, ये गलती हो गई हमसे। और फिर इस्लामोफोबिया और जो दहशतगर्दी है उसको ख़ास तौर पर हमारे मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान से भी बड़ी जोड़ने की कोशिशें हुई और ये कोशिशें बड़ी हद तक कामयाब भी हुई क्योंकि हमारा जो भारतीय दुश्मन साथ बैठा है पड़ोस ममालिक, उन्होंने तो फिल्में भी ऐसी बनाई कि उन्होंने हमें अपनी फिल्मों में पोर्ट्रे किया। उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और हमें दहशतगर्द साबित करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद कुछ लोगों को, हुकूमतों को 2018 में जब इमरान खान की क़यादत थी, इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो यूनाइटेड नेशंस का जब जनरल इजलास हुआ तो उसमें इमरान खान ने इस इशू को, इस्लामोफोबिया कितनी बड़ी लानत है एक तरह से और किस तरह से सिर्फ मुसलमानों को नहीं पूरी दुनिया को जकड़ती जा रही है क्योंकि नफरतें फैल रही हैं सबके दिलों में, इस इशू पर बात करनी शुरू की। इसको उठाया यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में अपनी तकरीर में और फिर उसके बाद 27 सितंबर 2019 को उन्होंने ये मामला जनरल असेंबली के, यूएन की जनरल असेंबली के इजलास में उठाया था। और वो तकरीर आप सब देख सकते हैं जाकर यूट्यूब पर, बड़ी मकबूल हुई। वो तकरीर हर जगह फैली और बड़ी पजीराई हुई और हर तबका फ़िक्र ने उस तकरीर की पजीराई की थी। और चाहे वो मुखालिफिन हो उनके, चाहे वो उनके साथ वाले हों, क्योंकि बात थी दीन की, नामूस की बात थी, कुरान की नामूस की बात थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस की। तो उसके हवाले से जब आवाज़ बुलंद की गई तो सारी दुनिया के सामने वो एक इफेक्टिव आवाज़ बनकर उभरे और जो इंटरनेशनल लीडर्स थे उन्होंने भी फिर इस आवाज़ में आवाज़ मिलाई, बिल्कुल साथ दिया। OIC के बिहाफ पर पाकिस्तान वो मुल्क बना जिसने के यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर जाकर इस करारदाद को पेश किया 2020 में और तारीख थी 28 नवंबर 2020। जाहिर है OIC ने इसको अप्रूव किया, सब ने मिलकर इस पर रजामंदी जाहिर की। मुस्लिम उम्मा का ये एक इशू बना और उसको जाकर पेश करने का जो एजाज़ है वो हासिल हुआ पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने OIC के बिहाफ पर यूनाइटेड नेशंस में ये करारदाद पेश की थी 2020 में। 15 मार्च 2022 में फिर ये बात अप्रूव हुई कि जी 15 मार्च को हर साल इस्लामोफोबिया के खिलाफ ये आलमी दिन मनाया जाएगा। अच्छा, अब 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, जब ये दिन तो हो गया ठीक है ना, लेकिन इस दिन को मनाने के अलावा उसके साथ क्या करना है, असल इस चीज के ऊपर भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो फर्स्ट स्टेप है। जी, ये फर्स्ट स्टेप है। अब एक रिकग्निशन, क्योंकि आप देखें इसको आप कंपेयर करें कि जिस तरीके से यहूदियों ने अपने आप को एक दुनिया की मजलूम तरीन कौम
साबित करने की कोशिश की है, हालांकि उनकी हरकतें इसके बिल्कुल बरखिलाफ हैं। जो कुछ वो फ़लस्तीनियों के साथ कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने दुनिया पर गलबा तसल्लुत के लिए जो सारा काम किया हुआ है और अपने मज़हब की बुनियाद पर उन्होंने जो फ़लस्तीन में जुल्म ढाए हुए हैं वो सारी दुनिया को पता है, लेकिन उन्होंने अपना इमेज क्या पोर्ट्रे किया हुआ कि हमसे ज़्यादा मसलूम तो कोई है नहीं। और जब इस्लाम की बात आती है तो वाकई इस्लाम के साथ जो कुछ किया गया, मुसलमानों के साथ जो कुछ किया गया, उस चीज़ को इफ़ेक्टिवली दुनिया के सामने लेकर आने में ये पहला स्टेप है। अब इसके बाद हमें प्रैक्टिकल स्टेप्स मजीद लेने हैं, मीडिया को एंगेज करना है, उसके हवाले से वर्ल्ड लीडर्स को काम करना है, वर्ल्ड लीडर्स को एंगेज करना है। जब हम अपने प्रोग्राम में जब भी इस पर बात करते हैं, हमारी ये कोशिश होती है कि जो भी फॉरेन मिनिस्टर हो उस वक्त का, वो जाके और बाकी ममालिक के, अहम ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर से मिले, फ्रांस के, जर्मनी के, स्विट्जरलैंड के, बरतानिया के, यूएस के, जाहिर है हर तरफ जो अहम ममालिक हैं जो कि फैसला साजी में बड़े इन्वॉल्व रहते हैं, दुनिया के बारे में फैसला साजी में, उनको जाके बताना है कि भाई इस्लाम क्या है, हम पाकिस्तान के बारे में क्या तासुरात रखते हैं और इस्लाम से डरने की, खौफ खाने की जरूरत नहीं है। और फिर वो वजूहात, कवानीन, जिस तरीके से हॉलोकॉस्ट पर कवानीन बने हुए हैं ना, उस तरीके से कवानीन होने चाहिए कि अगर कोई भी शख्स इस्लाम के हवाले से कोई ऐसी नामुनासिब बात करेगा या कुरान के हवाले से या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, तो उसको कवानीन ऐसे हों कि जो उसको सज़ा तक पहुँचाए। इस्लामोफोबिया का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, इसके हवाले से हमने आगाही आपको दे दी और हम सब दुआ करें कि ये मामला जो है वो आगे बढ़ता रहे और दुनिया से इस्लामोफोबिया का खात्मा। बिल्कुल। अब हम ज़रा अपनी नशिस्तें संभाल लेते हैं और हम जाते हैं वापस अपनी सीट्स पर और आपको हम लेकर चलेंगे, बताते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, मुल्क में भी बहुत कुछ हो रहा है, उस पर भी ख़ास तौर पर आज होगी डिस्कशन, हर तरफ ही हो रही है, हमने भी करनी है। तो अराउंड द वर्ल्ड इन 60 सेकेंड्स आपको दिखाते हैं 60 सेकेंड्स में दुनिया में क्या हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस के दरमियान रात भर और सुबह सवेरे झड़पें। इमरान खान ने 18 मार्च को अदालत में पेश होने की तहरीरी यकीन दहानी करा दी। अदालती हुक्म पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाएगा, निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी। वफाकी वजारत दाखिला ने लाहौर में रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी। जनरल बाजवा, फैज़ हमीद और नवीद मुख्तार ने वजीर आज़म बनने की ऑफर की थी शहबाज शरीफ। आईजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने 30 अप्रैल को इलेक्शन के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत कर ली। पीएसएल में आज लाहौर और मुल्तान आमने सामने, जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। अमरीकी ड्रोन रूसी लड़ाका तैयारे से टकराने के बाद गिरकर तबाह। फेसबुक की मालिक कंपनी मेटा का 10,000 मुलाजिमीन को निकालने का फैसला। और सऊदी अरब में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। ये था जी 60 सेकंड के अंदर हमने आपको बताया कि दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में बड़ा कुछ हो रहा है, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और होता रहेगा दुनिया ऐसे ही। बिल्कुल। और आज तो दुनिया खास तौर पर हमारे कहने के मुताबिक 15 मार्च भी मना रही है, यानी कि इस्लामोफोबिया से निमटने का, लड़ने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो इस पे तो हमें ज़रा थोड़ी सी प्राइड भी महसूस करनी चाहिए। अच्छा जी, अब हम आते हैं, ज़रा देखते हैं कि जी ट्रेंडिंग स्टोरीज़ में क्या क्या है। सबसे पहले ज़रा माहौलियाती आलूदगी की बात कर लेते हैं, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, जबकि पाकिस्तान के लिए लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी एक बहुत बड़ा मसला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में लाहौर के दौरान 10 दर्जे ऊपर गया है लाहौर की रैंकिंग और फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया में पहले नंबर पर आया है। IQ एयर नामी ये इदारा है, उसने ये सर्वे MP नामी ज़र्रात की मौजूदगी की बुनियाद पर किया। 2.5 MP 2.5 ये ज़र्रात का नाम है और ये ज़र्रात जो है इंसानी फेफड़ों के लिए निहायत मुज़र होते हैं। 2021 में लाहौर की हवा में इन ज़र्रों की मिकदार 1 क्यूबिक मीटर में 86.5 माइक्रोग्राम थी और 2022 में ये मिकदार बढ़ गई और ये चले गई 97.4 माइक्रोग्राम। दूसरे नंबर पर है चीन का शहर होतानरा और उसकी फ़िज़ा में जो ये MP 2.5 ज़र्रात है उनकी मिकदार है 94.3 माइक्रोग्राम। फिर तीसरे नंबर पर भारतीय शहर भिवादी रहा और उसका जो पोल्यूशन लेवल है वो है दिल्ली के पोल्यूशन लेवल मतलब 92.7 और 92.6 जी और 92.6 ये चौथे नंबर पर रहा दिल्ली। और ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लाहौर जो है वो सबसे ऊपर है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एक सेहतमंद फ़िज़ा में 2.5 MP जो है उसके ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए 5 माइक्रोग्राम। इससे ज़्यादा हुआ तो फिर प्रॉब्लम है। और हम कहाँ पहुँचे हुए? 86 पर पहुँचे हुए।
तो अब आप सोच ले क्या सूरत हाल है भाई। वो कह रहा है 5 होना चाहिए, आप 86 पर पहुंचे हुए हैं। सोचें जब हम सांस ले रहे हैं तो क्या होता होगा हमारे फेफड़ों के साथ, खास तौर पर लाहौर वालों, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। लाहौर वाले भी, कराची वाले भी, कराची लाहौर के दोनों के नंबर्स एयर पोल्यूशन में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, कराची लाहौर तो दोनों ही एक साथ चल रहे हैं, इसमें मुकाबले पर हैं दोनों शहर। अच्छा, अब जाहिर है वो कल से परसों से तोशाखाना की डिटेल्स भी जो हैं वो मंजर आम पर हैं और गर्दिश कर रही हैं यहाँ वहाँ। अच्छा, एक और भाई बड़ी जबरदस्त, अमेरिका का जो तोशाखाना है उसके अंदर कोई तकरीबन $400 से ज्यादा का तोहफा नहीं लिया जा सकता वहां से। बिल्कुल ले ही नहीं सकते आप, खरीद ही नहीं सकते, पैसे भी देके नहीं ले सकते। अच्छा, यप हमारे यहाँ है $300 का कुछ रख रहे हैं ना, वो तो अब किया है ना, अब कर रहे हैं। चलो देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, लेकिन तोशाखाना से ही मुताल्लिक आपको मजेदार डिटेल देते हैं। एक्चुअली तोशाखाना से रिलेटेड अमेरिकी सदर या खातून अव्वल सिर्फ $415 तक का तोहफा पास रख सकते हैं। अखबार पढ़े, बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर जो तोशाखाना पाकिस्तानी है उसमें अनानास तो आजकल बड़ा मशहूर है, हर तरफ पाइनएप्पल की सेल वैसे बढ़ गई होगी मुल्क में, लेकिन तोशाखाना का रिकॉर्ड जब सामने आया तो हुक्मरानों की मैं आपको हिस्ट्री बताने लगी हूँ, खेलती वेलती नहीं, बिल्कुल कि कहाँ से आया, क्यों आया, क्या है, कोई वक़्त है इसकी जमाने में आया वहीं बस फल है। मैं आपको बताती हूँ, कीमती घड़ियों की बात होती है, लग्जरी गाड़ियाँ, महंगे तहफ़, और फिर अनानास का भी जिक्र आया जो मरियम नवाज साहिबा ने रख लिया। अच्छा, इसकी एक वजह तो सियासी पोलराइजेशन है। जाहिर है कि एक तरफ इमरान खान साहब की तोशाखाना की घड़ी थी, दूसरी तरफ जब मरियम नवाज साहिबा की डिटेल्स आई तो वो तो मद्दे मुकाबला आ गए दोनों, सबके सपोर्टर्स वोटर्स मैदान में आ गए। दूसरी वजह ये थी कि मरियम नवाज कोई सरकारी ओहदा नहीं रखती थी, इसलिए भी कानूनी तौर पर वो इस तोहफे की या किसी भी तोहफे की हकदार नहीं थी। ऐसा नहीं होता ना, एक पाइनएप्पल का डब्बा है, क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं? पाइनएप्पल का डब्बा थोड़ी होगा, वो तो जो पाइनएप्पल का डब्बा था, जो लिस्ट है उसमें मैंने पढ़ा है पाइनएप्पल का डब्बा है, पेरिशेबल आइटम है, वो खराब हो जाता है, उसके अंदर लिखा हुआ था तोशाखाना का गार्ड खा लेता ना, बस ये रूल है भाई। आई कांट वायलेट द रूल्स, आई एम लॉ अबाइडिंग। नहीं, रूल की बात नहीं, रूल है भाई। अगर आप कहीं गई हुई हैं, आपके साथ आपकी अम्मी भी गई हुई हैं, आपको कोई तोहफा मिला है तो आपकी अम्मी के लिए भी उन्होंने कहा भाई ये एक पाइनएप्पल आप भी खा लें, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अम्मी खा ले, बिल्कुल खा ले, लेकिन वही किया है उन्होंने। अम्मी पब्लिक ऑफिस होल्डर होंगी तो अम्मी खा ले, अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, छोटी बातों पे नहीं करे, बड़े बड़े मसाइल हैं भाई, मसाइल चल रहे हैं, मसाइल चल रहे हैं। एक तरफ इस्लामोफोबिया की बात हो रही है, एक तरफ इमरानोफोबिया भी डिस्कस करेंगे आज। अच्छा, लेकिन इस सियासी जो हंगामा है इसके कते नजर मैं तो आपको अनानास की हिस्ट्री बताने तक ले आई हूँ। मैं तो मरियम नवाज साहिबा की बात ही नहीं करी। अनानास जो है अपनी एक दिलचस्प तारीख है अनानास की, और एक दौर में ये एक आम आदमी की दस्तरस से दूर सिर्फ शाही महल्लात में ही मुयसर होता था। ये एक महंगा फल करार दिया गया है इसको, और एक अंदाजे के मुताबिक ये 3000 साल पुराना फल है। ये कोई आज की या नई चीज नहीं है, 3000 साल पुराना फल है। केले और सिट्रस के बाद इसकी पैदावार सबसे ज्यादा है, और इस फल को क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो यूरोप में लाए थे और उन्होंने इसको यूरोप में मुतारिफ कराया। फिर तवील रास्ते की वजह से ये ज्यादातर खराब हो जाता था। अच्छा। और थोड़ा सा हिस्सा ज़ाहिर है इसका जो भी बच पाता था वो बादशाहों की नजर हो जाता था, वो दस्तरखानों की जीनत उनके बन जाता था बादशाहों के महल्लात में। अच्छा, उस वक्त एक पाइनएप्पल की कीमत जो थी वो तकरीबन $7000 के लगभग हुआ करती थी, जो कि पाकिस्तानी रुपए में 20 लाख रुपए बनते हैं। तो 1675 में बरतानिया के बादशाह जो थे किंग चार्ल्स II यानी कि किंग चार्ल्स II, उन्होंने पाइनएप्पल का तोहफा वसूल करते हुए एक तस्वीर बनाई, और उसी दिन से ये दुनिया भर में जो है मेहमान नवाजी और एक तरह से तहफ़ की अलामत बन गया, क्योंकि उनको कोई गिफ्ट दे रहा था तो उन्होंने तस्वीर बना ली और बस वो फैल गई। तो इस तरह से जो है ये पाइनएप्पल जो है दुनिया में ज़रा ज़्यादा मकबूलियत के मिराज तक पहुंचा है। ओके, दैट इज इंटरेस्टिंग भाई, गुड, शाबाश, आपने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। बिल्कुल, मजा आया ना। अब मैं तो पाइनएप्पल देखूंगी, पाइनएप्पल को इज्जत दो, पाइनएप्पल को इज्जत दो। बिल्कुल, मैं तो पाइनएप्पल को बस हल्का सा पाइनएप्पल ही ले रहा था। हाँ बिल्कुल, नहीं पाइनएप्पल को इज्जत दो, किंग चार्ल्स ने उसके साथ तस्वीर बनवाई हुई है। यस, गुड भाई, वेरी गुड। अच्छा, अब जरा आपको एक और खबर की तरफ बताते हैं कि लेकर चलते हैं जी। बड़े जो लिखारी होते हैं कहते हैं कि जी उनका इमेजिनेशन बड़ा ताकतवर होता है और वो बड़ा मुस्तकबिल को सोचते हैं, देखते हैं। साइंस फिक्शन नॉवेल्स में हम देखते हैं ना, या फिल्मों में देखते हैं, साइंस फिक्शन में जो भी चीज़ उसमें दिखाई जाती है मुस्तकबिल का वो नक्शा खींचते हैं और मुस्तकबिल में फिर साइंसदान वो चीज़ें बना भी देते हैं। बिल्कुल, अक्सर वक़्त ऐसा होता है। अब फ़ज़ा में उड़ने वाली मोटरसाइकिल भी साइंस फिक्शन का हिस्सा थी, लेकिन अब यूएई में दुनिया की पहली ऐसी मोटरसाइकिल मुतारिफ करवाई गई है जो कि उड़ती है। और ये आइडिया कहाँ से आया? स्टार वॉर्स की फिल्म से आया, और अबू धाबी की एक तकरीब में वहाँ पर इसको पेश किया गया, और 300 किलोग्राम कार्बन फाइबर का इस्तेमाल हुआ है। और इसको बनाने में
जिसको बनाने में, बिल्कुल। और ये कार्बन फाइबर एविएशन और स्पेस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। और ये मोटरसाइकिल फ़ज़ा में 20 मीटर की बुलंदी पर तकरीबन 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर सकती है। और इसके एक सफ़र का दौरानिया जो है वो 40 मिनट है, और फिर उसके बाद उसके अंदर रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है। जापान में इसके ट्रायल्स हो चुके हैं, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि खरीद लूँ। कीमत क्या है बताएं तो सही, क्या पता मैं भी साथ मिलकर क्या खरीद लूं। कीमत का ही तो मसला है, खरीद तो मैं फ़ौरन लेता, लेकिन पैसे नहीं है। मसला सिर्फ इतना सा है कि $5,55,000 की आई है, तो मैं तो यूं खरीद लूं, यूं तो बस पैसे आए। तो इस किस्म के तोहफे नहीं मिलते तोशा खाना में, वो ज़ाहिर है फिर कीमत कम हो जाएगी, फिर हम उस कीमत को कम कीमत को दे के ऐसे तोहफे भी देने चाहिए। निकले घड़ी और इससे लग्जरी आइटम, पेन, कफलिंग से बाहर निकले भाई, कोई दुनिया की तरफ आए। यूएई वालों से हम दोस्ती करते हैं, यूएई के शेख खान शयूख जो है ना, शयूख जो है, उनसे हम बात करते हैं कि या शेख एक मोटरसाइकिल तो प्लीज होनी चाहिए ना। देखें ये तोहफे ये होने चाहिए, वक्त के साथ चलें, ये घड़ियां वड़ियां आप सिलसिला खत्म होता चले। चॉकलेटें दे दे, चॉकलेटें तो खा ली किसी ने। अच्छा खैर, आपको बताते हैं एक और चीज भी हुई है, और उस पर साइंसदानों ने बड़ा एहतजाज किया। साइंस की खबरें आजकल आप बड़ी पढ़ रही हैं, क्या हो गया? आपने वो शोबा ही छोड़ दिया, उस शोबे से आपने कतई ताल्लुक कर लिया, तो मैंने कहा चलो अब ये चीज तो कतई ताल्लुक तो नहीं किया, लेकिन ये क्या बताएं। अच्छा है, मैंने देखें इसको कहते हैं कि गुड टीचर इंस्पायर्स बिल्कुल द स्टूडेंट्स। देखिए मैंने आपको इंस्पायर कर दिया साइंस की तरफ, आपकी राग़िब हो गई मैं। तो अच्छा मैं बताती हूँ हुआ क्या। साइंसदानों ने बड़ा इस पे एहतजाज किया है। खबर जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ, करोड़ों बरस पहले ज़ाहिर कुर्रा अर्ज़ पर डायनासोर्स की हुक्मरानी हुआ करती थी। वो लीडरान थे इस कुर्रा अर्ज़ के। फिर अचानक उनकी नस्ल जो है वो दुनिया से मादूम होने लग गई। अब उनके ढांचे जो है मुख्तलिफ जगहों से मिलते रहते हैं, और ऐसा ही एक ढांचा जो है नीलामी के लिए रखा गया है, जिस पर साइंसदानों ने सख्त तनकीद हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और तनकीद जो है वो टीरेक्स का जो ढांचा है वो मिला है, और 6 करोड़ 70 लाख साल ये पुराना है। अच्छा, टीरेक्स जो है वो बड़ा खतरनाक हुआ करता था, उसके बारे में जब आप पढ़े ना, वो जो दो उसके छोटे आगे छोटे वाले होते हैं और पीछे बड़े पांव, बिल्कुल लंबी सी दुम होती है। वो टीरेक्स जो है वो अक्सर आप देखें, वो जुरासिक पार्क में भी अक्सर दिखाया जाता है। वो भी अब देखें क्या फिल्म बनाई थी किसी ने, बनाने वाले ने उस जमाने में क्या तखय्युल था। स्टीवन भाई अपने बिल्कुल। अच्छा ये जो है वो तकरीबन 12.8 फीट ऊंचा है, और 65 से 87 लाख डॉलर के दरमियान इसकी फरोख्त होने की तवक्को की जा रही है। अब तक टीरेक्स के सिर्फ 32 ढांचे जो हैं वो दरियाफ्त हुए हैं, और इसे मगरबी अमेरिका के इलाके से दरियाफ्त किया गया था। अच्छा, अब इसको स्विस शहर ज्यूरिख में 18 अप्रैल को फरोख्त किया जाएगा, और इसे जो है वो ट्रेनिटी का नाम जो है वो दिया गया है। अच्छा, अब ये दुनिया के उन ढांचों में शामिल है जो बड़ी हद तक मुकम्मल हालत में मिले हैं पूरे, मतलब किसी की हड्डी मिलती है, किसी का पाँव मिलता है, ये बाकायदा तौर पर मुकम्मल है, और इसके सारे पीसेस को जोड़कर ये तस्वीर भी आपको नजर आ रही है, इन्होंने बनाया हुआ है ढांचा बाकायदा तौर पर। अब फरोख्त किया जाएगा ये, और यूरोप से पहले 2 नीलाम हुए हैं। हाँ बिल्कुल, 2 नीलामी आई के ढांचे, और अब ये पहली नीलामी होगी यूरोप में, और इस पर साइंसदान जो है वो गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। बिल्कुल, उसकी वजह ये है, वो ये कहते हैं कि अगर किसी एक बंदे की मलकियत में ये चला जाएगा, निजी हो जाएगा, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाएगा, तो इस पर मजीद तहकीक नहीं हो सकती, रास्ते बंद हो जाएंगे। पहले 2 पे क्या मसला था? और पता नहीं, उस पर भी हो सकता है एहतजाज किया, हमने ना फॉलो किया। अच्छा, फिर कुर्रा अर्ज़ पर घूमने वाले जो जानवर हैं उनके ढांचे जो हैं इंसानियत की मुश्तरका मीरास हैं। अच्छा। और इनको किसी एक फर्द की मलकियत में देना जो है ये साइंस का नुकसान करना है। तो ये वो कह रहे हैं कि भाई ये आपने गलत फैसला कर दिया। चले कोई बात नहीं जी, ये तो फैसला हो गया, ये देखते हैं क्या आगे होता है इसका। लेकिन आपकी तरफ लेकर जाते हैं और ये बताते हैं कि जी कल से बारिशों का शदीद सिलसिला शुरू होने वाला है, और उस पर हम बात भी करेंगे। मुल्क भर में शदीद बारिशों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। इस हवाले से सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद है मेट ऑफिस से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये जो बारिशों का सिलसिला कल से शुरू होने वाला है, ये कितना शदीद होगा और कब तक जारी रहेगा? देखिए इसमें मुख्तलिफ इलाकों के लिए मुख्तलिफ होगी सूरत हाल। जैसे सिंध में तो इतना बहुत कुछ शदीद नहीं है, और बलूचिस्तान के भी जो मगरबी हिस्से हैं, ख़ासकर शुमाल मगरबी यानी चागी डिस्ट्रिक्ट वगैरह, वहाँ भी कोई इतना शदीद नहीं है। लेकिन नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए यानी सेंट्रल पंजाब से ऊपर का जितना इलाका है, KP के बेशतर इलाके, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, उन इलाकों में तेज़ स्पेल मुतवक्के है 19 और 20 तारीख को। वैसे तो कल से शुरू होगा, लेकिन पहले इतना तेज़ नहीं होगा, और फिर 19-20 को ज़्यादा तेज़ स्पेल मुतवक्के है जो नॉर्दर्न एरियाज़ मैंने आपको गिनवाए उन इलाकों में। और फिर एक आध यानी ये सिलसिला 20 तारीख तक चलेगा, कहीं सिंध में तो 19 तक, और आपके पंजाब के बेशतर इलाकों में और KP वगैरह में 20 की शाम या 21 की सुबह दोपहर तक। फिर थोड़ा सा 1-2 दिन का गैप होगा, और 22 या 23 से एक और स्पेल मुतवक्की है, और वो ज़्यादा जैसे कहें कि इस पहले वाले स्पेल से निस्बतन हैवी स्पेल होगा, ख़ासकर साउथ बलूचिस्तान जो कोस्टल इलाका है बलूचिस्तान का, उसके लिए गवादर
और जो औरमारा और दूसरे इलाके हैं जीवानी वगैरह और तुर्बत पंजूर, उन इलाकों में अच्छी तेज़ बारिश मुतवक्की है। फिर 22 से के बाद से जो स्पेल है तो अमूमी तौर पर ये मतलब वक्फ़ों के साथ एक तरह से एक स्पेल, फिर उसके पीछे दूसरा स्पेल, तो मार्च के आखिर तक एटलीस्ट ये सिलसिला ऐसे कमोबेश चलता रहेगा गैप्स के साथ। अच्छा, अब ये जो बारिशें हैं इनको हम क्या मतलब सर्दियों की बारिश कहेंगे या गर्मियों की बारिश कहेंगे? ये दरमियान में आ रही है? नहीं, सर्दियों की तो नहीं। देखिए, सर्दी का सीज़न जो है हमारे पूरे शुमाली जो कुराए अर्ज़ है उस पर फरवरी तक होता है, दिसंबर से लेके फरवरी तक। ये 3 महीने सर्दी के सीज़न में शुमार होते हैं। तो मार्च स्प्रिंग की बारिश आप कह सकते हैं इसे, और ज़ाहिर है कि स्प्रिंग का भी दौरानिया अब सिकुड़ता जा रहा है, जो मतलब एक तरह से क्लाइमेट की अंदर थोड़ी चेंजेस आ रही हैं उसकी वजह से। तो आप स्प्रिंग की बारिश कह सकते हैं इसको। और लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बुनियादी तौर पर कि जो टेम्परेचर्स हैं वो थोड़े से डिक्रीज होंगे, क्योंकि अब तो हम गर्मी की तरफ जा ही चुके हैं, तो क्या दोबारा हम थोड़ी सी एक लहर देखेंगे टेम्परेचर के डिक्रीज की, या फिर वो मामला नहीं होगा? देखिए, बिल्कुल इस दौरान में जब ये स्पेल चल रहा होगा ना, तो ज़ाहिर है क्लाउडी वेदर रहेगा बेशतर दिनों में, और साथ में वक्फे वक्फे से बारिश भी चलती रहेगी। तो डेफिनेटली टेम्परेचर, दिन के टेम्परेचर्स कम होंगे। यानी जो तवक्को कर रहे थे पहले हम कि जी मार्च बहुत ज़्यादा अगर ड्राई रहता, जैसे फरवरी बहुत ड्राई गया था, तो फिर ज़्यादा गर्मी बढ़ने का इम्कान था। लेकिन अब इतना मार्च के दिनों में कम से कम गर्मी बढ़ने का इतना इम्कान नहीं है। तो डेफिनेटली 4 से 5 डिग्री जो एवरेजेस होती है मुख्तलिफ इलाकों के लिए मुख्तलिफ टेम्परेचर्स की, उससे कम रहेंगे 4 से 5 डिग्री तक। मार्च के एंड तक ऐसे ही चलेगा। तो ये रमज़ान में जारी रहेगा या ये 30-31 तक खर्च ख़त्म हो जाएगा? नहीं, अप्रैल के पहले चंद दिन जो होंगे ना, 3-4 दिन एटलीस्ट, पहला हफ्ता कह लें, 4 से 5 दिन, उस तक ये सिलसिला स्ट्रेच करेगा बारिशों का। तो इसलिए रमज़ान का जो पहला अशरा है ना वो अच्छा गुजरेगा, मतलब उसमें गर्मी नहीं होगी और बारिशों की वजह से मौसम अच्छा रहेगा मार्च के आखिरी दिनों और अप्रैल के शुरू। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब रमज़ान में बारिशें होंगी, पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि इन बारिशों को हमारे लिए रहमत की बारिश बनाए। बिल्कुल। अब चलते हैं ज़रा हम एक वक्फे की तरफ, और जब वक्फे से वापस आएंगे तो आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। गुज़िश्ता दिन को और फिर रात भर ज़मान पार्क मैदान जंग बना रहा। अभी फिर वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है, आवाम भी पहुंची हुई है अपने लीडर का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। शेलिंग भी वहाँ पर जारी है। ये भी मुतअद्दिद रिपोर्ट्स के मुताबिक खबरें सामने आ रही हैं, वीडियो सामने आ रही हैं कि लाइव फायर भी वहाँ पर थोड़ा थोड़ा खोला गया, और वो जो शेल्स हैं फायर उसकी गोलियों के शेल, वो भी लोगों ने वीडियोस जो हैं बनाकर सोशल मीडिया पर डाली हुई हैं। अब गिरफ्तार करने के लिए आंसू गैस के शेल हो या वाटर कैनन से भी पानी की बौछार करती रही, लोगों पर लाठी चार्ज भी हुआ, मगर कारकुनान जो हैं वो टस से मस नहीं हुए, और वो भी उनकी भी ताज़ा नफरी जो है वो आधे लोग रात को थे, फिर अब कुछ दिन को दोबारा फ्रेश लोग आए, और इसी तरह पुलिस का भी सिलसिला चल रहा है। अब तमाम रात कारकुनान के काफिले आते रहे, पुलिस के साथ आंख मचोली चलती रही। इस दौरान इमरान खान साहब ने बैनुल अक़वामी मीडिया को मुसलसल इंटरव्यू दिए और पाकिस्तान की सूरत हाल से दुनिया को आगाह किया। रात के 4:30 बजे फिर उन्होंने आवाम से एक खिताब किया, और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के सदर चौधरी इश्तियाक खान के जरिए यकीन दहानी करवाई कि वो 18 मार्च को अदालत में पेश हो गए। इसीलिए अब पुलिस उन्हें कानूनी तौर पर गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन अब जो ये गिरफ्तारी वाला सिलसिला है उसके हवाले से हुकूमत का तो मौक़िफ़ यही है कि जी कानून की पासदारी होगी और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। आमिर साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो सारी सूरत हाल है, इमरान खान साहब क्यों आकर गिरफ्तारी नहीं दे रहे? अगर पुलिस उनके पास पहुंच गई है, उनके घर पर उनको गिरफ्तार करने के लिए, तो क्या वजह है कि वो सामने नहीं आ रहे और इस चीज़ को डिले कर रहे हैं? मतलब हीरो भी बन सकते हैं वो गिरफ्तार होना, तो हमारे यहाँ पर शहादत का रुतबा भी पा सकते हैं अगर ऐसी सिचुएशन में गिरफ्तारी देते हैं। लेकिन ये कि गिरफ्तारी जो है वो तो एक कानूनी चीज़ है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या लगता है? देखिए, अगर आप रिवायती पैमाने से देखें ना उवैस साहब, तो उसमें यकीनन आप ये कहेंगे जी गिरफ्तार हो जाएं और हीरो बन जाएं, लेकिन बाज़ किरदार जो सियासत में होते हैं वो गैर रिवायती होते हैं जी। इमरान खान जो है रिवायत से हटकर सियासतदान है, वो बतौर रहनुमा जो है वो काम करते हैं कि जो आम सियासतदान नहीं कर रहा होता।
तो उन्होंने जो मज़ाहमत की है, जो एक स्पेक्टिकल पूरा क्रिएट कर दिया है, इसमें आपको नजर आ रहा है कि जनाब पूरी मुल्क की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मीडिया की नजरें इस वक्त जो है ज़मान पार्क पे जड़ी हुई हैं, और वो ये देख रहे हैं कि जी रियासती जबर तशद्दुद को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से शेलिंग हो रही है, तो उन्होंने उसको इशू बना दिया है। तो मेरे ख्याल में एक उनके, अगर आप हिकमत अमली की बात करें तो बेहतरीन हिकमत अमली है। दूसरी बात ये कि जनाब उनके जो कारकुन हैं, अच्छा इनकी हिकमत अमली क्या सर, मैं एक मिनट सर, कता कलामी की माजरत, फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे भी इस हिकमत अमली के हवाले से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो अभी एज ऑफ नाउ वहाँ पर क्या सूरत हाल है जो आप लोग फेस कर रहे हैं या जो आप लोगों के विटनेस कर रहे हैं, और आप लोगों की जो टीम अदालतों में मौजूद है वो क्या करिए? जी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सारी हमारी लीगल टीम मौजूद है। चीफ जस्टिस साहब अभी घर से इस्लामाबाद में नहीं पहुंचे, अब कहा जा रहा है कि वो 10 बजे पहुंचेंगे, 10 बजे वो हियरिंग शुरू होगी। इसके साथ साथ आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो गए हैं सेशन कोर्ट में, जहां पे हमने कहा है कि ये वारंट को सस्पेंड किया जाए। उसके साथ साथ इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं, जहां पे हम पिटीशन कर रहे हैं कि ये जो ज़मान पाक का सीज है इसको फौरी तौर के ऊपर ख़त्म किया जाए, आर्टिकल 15 बहाल किया जाए। और ये जिस तरीके से सारा काम हो रहा है, यूँ लग रहा है कि इमरान खान को एक बुनियादी तौर के ऊपर कत्ल करने का जो मंसूबा है उस पर अमल पैरा है। तो इसके अलावा तो कोई इस पर तुक्की नहीं बनती कि एक मामूली अटेंडेंस वारंट के लिए इतना बड़ा वारंट जो ऑपरेशन है वो लॉन्च किया जाए, और जिस पर अंडरटेकिंग भी आ चुकी है कि इमरान खान अपीयर होंगे। उसके बाद इस ऑपरेशन की कोई जवाब ही नहीं बनता, लेकिन मकसद जो है वो ये है कि यहाँ पे लाशें गिरें और इलेक्शन डिले हो। जो आप कह रहे हैं सर कि इमरान खान साहब को कत्ल करने का ये एक मंसूबा है, और ज़ाहिर है आरिफ अलवी साहब ने भी अपनी ट्वीट में ये बात की और इमरान खान साहब भी इस बात का खदशा जाहिर कर चुके हैं, तो ये मतलब हुकूमत जो है वो आपके ख्याल में ये प्लान कर रही है कि हम इनको गिरफ्तार करें जेल के अंदर, फिर उनके साथ कुछ ऐसा हो कि जो कि इसका बाइस बने? हमें छोड़ दें, कल की राना सनाउल्लाह का बयान देखें जिसमें वो कह रहा है कि इमरान खान से पाकिस्तान को पाक करना जरूरी है। राना सनाउल्लाह इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले में पहले ही मरकजी मुल्ज़म है, उनकी तरफ से ये बयान आना बहुत खतरनाक है, और इसीलिए हम ये समझते हैं कि इमरान खान को कत्ल करने की साजिश है। इससे पहले जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर है मोहसिन नकवी और ये उस्मान अनवर जो IG है, ये कत्ल में तो पहले ही मुलव्वस है, इनके हाथ तो खून से रंगे हुए हैं, इनके लिए मजीद लाशें गिराना कोई मसला नहीं है, और ये लोग एक मंसूबे के ऊपर काम कर रहे हैं। सही है। तो फवाद साहब, अब जब 10 बजे अदालत खुलेगी और जाहिर है वो समाअत शुरू होगी तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है 11 बजे तक चले, 12 बजे तक चले, तो इतने घंटे 2-2.5 घंटे अभी भी रहते हैं उस फैसले के आने में कि अब अदालत कहेगी क्या। तो आपको क्या लग रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है खान साहब की अपनी, क्योंकि आज तो वो घर से बाहर निकल के अपने वर्कर से भी मिले, कारकुनान से भी मिले, तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, अभी अदालत में होगा क्या? देखिए जी, हम अंडरटेकिंग दे चुके हैं, वारंट सस्पेंड होना चाहिए सिंपली, और इमरान खान और ये जो सीज है इसको खत्म करें। रेंजर्स और पुलिस को जिस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है, अथॉरिटीज को जिस तरह से मिसयूज किया जा रहा है, ये एक बहुत ही खतरनाक बात है, और इसके ऊपर जो है वो हमारा बहुत ज्यादा कंसर्न। सही। अच्छा फवाद साहब, फाइनली मेरा जो एक आपसे सवाल है वो ये है कि जहां आप भी कहते हैं कि कत्ल करने की साजिशें हो रही हैं, असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हुआ, उसके बाद उनकी मर्जी की FIR फाइल नहीं होती, उसके बाद हमने ये भी देखा कि सहाफ़ियों के साथ भी क्या हुआ इस मुल्क में अभी हाल ही में, अरशद शरीफ की डेथ हमारे सामने है। जब हमें ये आपको पता है या आप लोगों को ये खदशा है 90% के इमरान खान साहब की जान खतरे में है, तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और ले जाते हैं उनको, या वो खुद ही कह देते हैं कि भाई अब इसको इनएविटेबल है इसको टालना तो मैं गिरफ्तारी दे देता हूँ, उस सूरत में आप लोगों का लाहे अमल क्या है? हाउ आर यू एज अ पार्टी मेकिंग श्योर कि उनको कुछ हो ना? अभी कोई ऐसी बात नहीं है, उनको पुलिस के हवाले करना नामुमकिन है, और इंशाल्लाह इसको हम रजिस्ट करेंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब, बात जो आप कह रहे थे, एक तो आपने बात की कि जी उनकी स्ट्रैटेजी, अब आपने फवाद चौधरी साहब की भी गुफ्तगू सुनी, बेसिकली तो वारंट है अटेंडेंस वारंट कि जी आप अदालत में आ जाएं, और ये तो किसी भी शख्स के सामने का ये वारंट निकल जाता है। क्या ये स्ट्रैटेजी, एक तो चीज़ आप बता रहे थे, दूसरी चीज़ आप क्या बता रहे थे सर? पहले मैं फिर जोड़ूंगा उसी सिलसिले को कि गैर रिवायती इमरान खान ने हिकमत अमली अपनाई है, और जो मेरे ख्याल में बड़ी मौसर रही है। दूसरी बात ये कि जो उनके कारकुन है, कल तक कहा जाता था जी ये बड़ी बर्गर पार्टी है और इनमें मज़ाहमत नहीं हो सकती, तो उन्होंने कमिंग ऑफ एज है, और वो आप ये देखें कि इन्होंने 25 मई के उसमें भी जो है जब हुए थे, प्रोटेस्ट हुआ था, इस पार्टी ने बड़ा ज़बरदस्त पामर्दी से मुकाबला किया था, उसके बाद भी फिर हमने देखा, लेकिन ये जो जिस तरह से मज़ाहमत की जा रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती कि जिस तरह से पुलिस इल्गार कर रही है
इस तरह की टैक्टिक्स यूज की जा रही हैं, शेलिंग हो रही है और वहाँ पे लाठी चार्ज हो रहा है, उसमें बड़ा मैं समझता हूँ कि हमारी तारीख में पीपल्स पार्टी के एक ज़माने में बड़ा एक चेहरा जाता था कि MRD की तहरीक में उन्होंने बड़ा जम के मुकाबला किया करते थे, लेकिन कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात आती है कि जब आपके अखलाकी आपके ऊपर एक इत्मीनान हो अपने ऊपर, तो फिर आप यही इसी तरह के फैसले करते हैं। यहाँ पर आप अवामी परसेप्शन की बात करें तो अखलाकी एतबार से इमरान खान जो है वो अपने आप को मजबूत समझते हैं, इसीलिए मुकाबला भी कर रहे हैं। और आप ये देखते हैं कि जो एक कहते हैं ना कि एक आम से सियासतदान होता है जिसको आदत होती है कि जी करप्शन के केसेस हैं, हमें जाना है, हमें जमानत लेनी है, निकल आएंगे, तो वो इमरान खान उस खमीर के नहीं है। एक और चीज का जो बड़ा खदशा है जिसकी वजह से मेरे ख्याल में गुरेज किया जा रहा है वो ये कि इस हुकूमत जब से डिस्पेंसेशन आया है उस वक्त से आपने देखा कि जो सियासी चाहे वो मुलजिम हो, उनकी जिस तरह से तजलील की जाती है, जिस तरह से उनको मिसहैंडल किया जाता है, जिस तरह से उनको तशद्दुद होता है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, आप सबके हमारे नाज़रीन के भी इल्म में है, तो उसमें आप सोचें कि कौन जो एक कहते हैं ना गैरतमंद सियासतदान, एक ऐसा सियासतदान कि जिसने हमेशा अपने उसके ऊपर एक अपनी साख के ऊपर हमेशा चला है, वो कैसे आके अपने आप को इन पुलिस वालों के, पंजाब पुलिस के और ऐसी पुलिस के रहमो करम पे छोड़ दे कि जिसका ट्रैक रिकॉर्ड इंतहाई बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही बुरा है, चाहे ह्यूमन राइट अब्यूज की बात करें, फिर ऐसी हुकूमत के हाथ में वो लेकिन क्या ये चीज उनकी पॉपुलैरिटी के लिए जरूरत है उनको ये काम करने की? क्योंकि कल से हम सहाफियों के पढ़ रहे हैं मैसेजेस या ट्वीट्स, तो वो कहते हैं कि इमरान खान को लीडर बनना चाहिए, इमरान खान को अपनी पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा करना चाहिए। तो कल 4:30 बजे से अवाम इमरान खान के घर के बाहर मौजूद है। जेल रोड के आप मनाजिर देखें, लाहौरी निकले हुए हैं। वैसे तो KP के बारे में कहते थे कि KP खान के साथ खड़ा है, अब तो लाहौरी खान के साथ खड़े हैं। तो क्या उनको पॉपुलैरिटी के उस नहज पर वो पहुंच नहीं गए कि वो तो लीडर बन गए हैं? और कैसे बनता है लीडर? मरना थोड़ी जरूरी है लीडर। मैं ये करूं कि जो सहाफी दोस्त हमारी बात कह रहे हैं उनका अपना नुक्ता नजर है, लेकिन अगर उनको ये इल्म नहीं कि इमरान खान तो ऑलरेडी एक बहुत बड़े लीडर हैं, वो बैन अल-अक़वामी साख के एक बहुत बड़े लीडर हैं, तो ये उनको मतलब है। अच्छा, दूसरी बात ये कि उन्हें अपनी जुर्रत देखिए, जुर्रत दिखाने के कई तरीके होते हैं। एक होता है भी जेल में चले जाओ, एक होता है मुज़ाहमत करो। क्या उन्हें इस बात को अंदाजा नहीं कि जितना वो मुज़ाहमत करें उतना ही वो जो ताकतवर हल्के उनको गुस्सा दिला रहे हैं, उतना ही ज्यादा वहां पे झुंझलाहट आ रही है, हुकूमत की सफ़ों में झुंझलाहट आ रही है। वो शरीफ खानदान की जो ख्वाहिश है कि जी हर हालत में इमरान खान को हमने हथकड़ी पहनानी, उनको जेल की सलाखों के पीछे देखना है, वो कितना अपनी बोटियां नोच रहे होंगे गुस्से से कि जैसे जैसे मिनट और घंटे गुजर रहे हैं, वक्त गुजर रहा है, तो दबाव इमरान खान पे नहीं आ रहा, बिल्कुल है उन पर, उनके कारकुनों पर है। बड़ा मुश्किल है यहाँ घर में बैठ के मैं कहूँ जी बड़ी पामर्दी से मुकाबला करें, लेकिन कहना अलग है और मुकाबला करने की अलग चीज है। लेकिन दबाव मिसालें नेल्सन मंडेला की भी आती थी ना। मसला यह है कि हम मिसाल नेल्सन मंडेला की देते हैं और वो 27 साल तक जेल में रहता है। नहीं, वो जेल में रहना ठीक है, इमरान खान को अगर जाना पड़ा और हुकूमत गिरफ्तार कर ली थी तो जेल में भी रह लेंगे, लेकिन अगर वो ये पॉइंट स्कोर कर रहे हैं, वो इस पूरे निज़ाम को बरहना कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं कि जनाब किस तरह का, एक तो केस की नौयत आप देखिए ना कि किस केस में अभी जो फवाद चौधरी साहब फरमा रहे थे कि यार सिर्फ जाके उनको वो कर रहे हैं ना कि पेशी इनको दिखानी है, तो उन्होंने ऑलरेडी दे दिया, उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए, जमानत दे दी। तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाई है, और ये सिर्फ मैं नहीं समझ रहा बल्कि पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद यही समझती है। और इस परसेप्शन की लड़ाई में हुकूमत हर गुजरते खेल इनके हाथों से निकल रहे। बिल्कुल जी, हमारे साथ रहिए आमिर साहब। माइजा हमीद साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम माइजा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। माइजा, पूरी कोशिश हो रही है पंजाब पुलिस की जानिब से कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब पुलिस क्या इतनी कमज़ोर हो गई है कि एक बंदे को गिरफ्तार नहीं कर सक रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि अभी बात की जा रही थी कि वो लीडर हैं इमरान खान साहब, बैनुल अक़वामी लीडर हैं। बात यह है कि लीडर तो वो होता है जो वर्कर्स को पीछे छोड़ के फ्रंट पे आके जो है लीड करता है और फ्रंट पे आके जो है गिरफ्तारियां देता है। वर्कर्स और औरतों को आगे करके उनको शील्ड बना के, उनको ढाल बना के आप पीछे छुपे हुए हैं अपने ज़मान पाक के कमरे में। ये किस किस्म की लीडरशिप है? और फिर आप जो है बैनुल अक़वामी मीडिया को भी कह रहे हैं कि मुझे कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। अर्ज़ ये है कि वो जो पुलिसमैन हैं, जो 100 पुलिसमैन जिनको ज़ख्मी किया गया है और जिनके लिए जो है जिनको मारा गया है, जिनके साथ जुल्म किया गया है, ये जो स्टेट मशीनरी है
उसको जो है एक नया एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। इमरान खान साहब के वर्कर्स को इश्तिहार दे रहे हैं कि वो स्टेट मशीनरी में जो है वो दावा बोलें। अगर पुलिस जो है वो एक अमनो अमान की सूरत हाल कायम करने की कोशिश कर रही है और तरीके से इमरान खान साहब को जो है वो लेके जाना चाह रही है, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि वो उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये बात ज़रूर है कि वो चाहते हैं कि जो आम वर्कर्स हैं या जो लोग हैं, देखिए वो मैं रिप्रेजेंट तो नहीं कर रही पंजाब पुलिस को, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि लीडर्स जो हैं वो ये नहीं करते कि आम वर्कर को जो है वो अकेला ये बात आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि लीडर्स जो है वो ऐसा नहीं करते, अपने कमरे में छुपे हो। लेकिन ऐसा ही माजी में भी हमने देखा कि जब हमजा साहब को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई थी तो वो पता नहीं कहाँ निकल गए थे, और नवाज शरीफ साहब का भी बयान आया है कि वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब में तो गैरत होनी चाहिए। अच्छा, मज़े की बात है, बहुत सारे लोग ये बात भी कहते हैं कि जी वो तो खुद बाहर बैठे हुए हैं, वो अपनी सज़ा से जो है वो बच के बाहर गए हैं, बीमार हैं, वो अभी तक आए नहीं हैं वापस, वो कैसे ये बात कर सकते हैं? तो मिसालें तो हमारे पास वो भी हैं। चले मिसालें तो ये आप लोग ये भी मिसाल दे देना कि नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी को लेके अदालती हुक्म पे वॉलंटरीली लंदन से आए और उन्होंने गिरफ्तारी दी। ये सबसे बड़ी एग्जांपल है पाकिस्तान में जमहूरियत की। क्या ये और रूल ऑफ लॉ की, क्या इमरान खान साहब ने ये फॉलो की है? क्या एक रात जो है वो जेल में रहने से डरते हैं वो, और वो लीडर कहलाते हैं? मुझे तो मेरी समझ से कासिर है कि आप बार बार जो है इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं शरीफ ख़ानदान पे, आप इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ पे। आप रियलाइज़ नहीं करते कि आप अपने वर्करों को शील्ड बनाते हैं, आप अपनी औरतों को शील्ड बनाते हैं। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये चीज़, मैंने तो कभी ऐसा लीडर नहीं देखा जो पाकिस्तान की सारी जो डेमोक्रेसी है उसको डिरेल करने की कोशिश करे और जो है वो लीडर बन जाए। ऐसे नहीं होता। लेकिन अभी भी है तो नवाज शरीफ बाहर ही हैं, नवाज शरीफ साहब अभी भी बाहर ही हैं, वो मॉरल ग्राउंड क्या है ये कहने और का? आप उसको मान नहीं रहे, आप उसको मजाक बना रहे हैं। वो कहते हैं, उनका कहना ये है कि मैं मजाक इसलिए बना रहा हूं कि मुझ पे 80 केसेस हुए हैं, तो 80 केसेस किसी भी आदमी पे होंगे पाकिस्तान में तो लोग यही कहेंगे कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये कोई जेन्युइन आदमी पे तो 80 केस नहीं हो सकते। और फिर ना ही इमरान राना सनाउल्लाह साहब का बयान कि जी मैं तो पाक कर दूंगा पाकिस्तान को इनसे, इस बयान का क्या मतलब है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हम ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मुझ पे मेरे खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं पीएमएलएन वाले, और उसकी वजह ये है उस बात को मानने की या थोड़ा सा उसको जहन में रखने की कि उनके खिलाफ 80 केसेस बने हुए हैं। तो 80 केसेस किसी भी जेन्युइन किसी आदमी पे तो नहीं बन सकते ना। 80 गुनाह या जुर्म तो उसने नहीं किए होंगे, वो तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ही लगती है। और फिर राना सनाउल्लाह साहब का बयान, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मैं इमरान खान से पाक कर दूंगा पाकिस्तान को, तो इसका क्या मतलब है? पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हमने पिछले 4 साल में देखी। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है जब आप मरियम नवाज साहिबा को डेथ सेल में रखते हैं। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है जब आप नवाज शरीफ साहब की सेहत का मसला होता है और उनको जो है वो आप जेल में रखते हैं। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ये नहीं होती कि आप ज़मान पाक के घर में छुपे हुए हैं वर्कर्स को शील्ड बना के और आप कह रहे हैं मैं रेवोल्यूशन ला रहा हूँ, मैं जो हूँ पता नहीं क्या नेल्सन मंडेला बन रहा हूँ। नेल्सन मंडेला तो फ्रंट से लीड करता था। नेल्सन मंडेला तो अपने वर्कर्स को जो है टीयर गैस के लिए नहीं छोड़ देता था। ये चीज़ें नवाज शरीफ भी अपने लोगों को, अपने वर्कर्स को टीयर गैस के लिए नहीं छोड़ देता था। आप प्लीज़ वो फुटेजेस भी दिखाएं कि जब पुलिस को जो है वो मारा जा रहा है, पुलिस को जख्मी किया जा रहा है, स्टेट मशीनरी को तबाह किया जा रहा है। हमारे ऑर्डर्स नहीं हैं, ये ऑर्डर्स कोर्ट के हैं। और आप ये गलत एग्जाम्पल सेट करें। क्या आम आदमी भी ये काम कर सकता है जो इमरान खान साहब कर रहे हैं कि वो पुलिस के ऊपर दावा बोल दे और कोर्ट के ऑर्डर्स ना फॉलो करे? फिर आम आदमी को आम आदमी तो माइजा साहिबा इस तरह के लीडर होते हैं। आम आदमी तो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बाहर भी नहीं जा सकता। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब के बयान का मतलब क्या है वो थोड़ा सा सिर्फ बता दें, ये आखिरी हमारे पास चूंकि 1-2 मिनट है। राना सनाउल्लाह साहब के बयान का मतलब क्या है? फिर मुझे आमिर ज़िया साहब की तरफ भी जाना है। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं और वो कोर्ट के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। अगर उनको गलत रंग दिया जाए, अगर उनको गलत जो है आप नैरेटिव बिल्ड करना चाहें, इमरान खान साहब झूठ की सियासत करते रहे हैं, वो अभी भी झूठ बोल रहे हैं और उस झूठ के ऊपर जो है वो
अपनी कमरे में छुपे हुए हैं, वो जेल नहीं जाना चाहते। जो बंदा जेल नहीं जाना चाहता सियासत में, वो लीड नहीं कर सकता। मैं तो हैरान हूं कि एक खातून मरियम नवाज साहब के खिलाफ वो जेल में डेथ सेल में रह सकती है, तो ये चूहा क्यों डरा हुआ है? इशू हुए हैं 6 दिन पहले एंटी टेरर कोर्ट के, तो राणा साहब भी जेल जाएंगे अब या नहीं? वो बेल करा रहे हैं अपनी। जब राना सनाउल्लाह साहब या मियां नवाज शरीफ साहब ने 200 कोर्ट की हेयरिंग्स जो हैं वो अटेंड की अपनी बेटी के साथ, ये एग्जाम्पल सेट करना होता है। ये नहीं होता कि आप राना सनाउल्लाह साहब कहाँ कह रहे हैं कि वो कोर्ट ऑर्डर को डिफाई कर रहे हैं। भाई आपसे इंटरनेशनल मीडिया रात से पूछ रहा है, भाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, आप जाके वहाँ पेश हो जाए। आप वहाँ पेश नहीं होते, कोर्ट कहता है कि आपको जेल में करना है, सादी सी बात है। और आप जो है डर के मारे जो है वो आप जमानत पाक में इमरान खान साहब को सिक्योरिटी देना, ट्रस्ट मैं तो कहती हूँ जिस तरह खवातीन, इससे तो इमरान खान साहब से तो खवातीन ज्यादा बहादुर हैं। जी आमिर साहब, ये बताएं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किसके खिलाफ किसने की है? नवाज शरीफ के खिलाफ जब आता है कोर्ट का फैसला, वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो इमरान खान साहब तो हुकूमत में थे नहीं, और जितना अरसा भी वो जेल में रहे, वो इमरान खान साहब की हुकूमत में तो जेल से निकल के बाहर चले गए। मरियम साहिबा भी 3 साल से बाहर हैं, उन्होंने भी अपना जो जेल सेंटेंस है वो बड़ा छोटा सा ही गुजारा है अंदर। तो आप किसको देखते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किसके खिलाफ हो रही है, और पीपल्स पार्टी को क्या करना चाहिए, ये भी जरा बताएं। कि बस सबसे अहम बात हुई कि जो हम लोग मुआवजा करते हैं ना कि जी शरीफ खानदान की सियासत और इमरान खान की सियासत में जमीन और आसमान का फर्क है। शरीफ खानदान पे जो केसेस थे वो अरबों रुपए की करप्शन के केसेस थे, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, एमन फील्ड का केस था। इमरान खान पे जो 80 मुकदमात है उसमें सबसे बड़ा केस जो है वो तोशा खाना का, जो कि एक मज़ाइका खेज केस, और उसमें पता चला कि जो बिहार लोग हैं उन्होंने तो उससे बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा कोई मुआवजा बनता नहीं है, ये मतलब है एप्पल और ऑरेंजेस वाला मुआवजा है। तो यहाँ पर अगर आप ये कहें जी क्योंकि नवाज शरीफ साहब के साथ ये हुआ और इनके साथ भी वैसे ही हो, भाई एक आदमी ने किसी जुर्म का जब इर्तिकाब ही नहीं किया तो आप उसको कैसे नवाज शरीफ के बराबर खड़ा कर सकते हैं? वो तो उन्हीं एवन फील्ड अपार्टमेंट में रहते हैं जिसकी कल तक वो डिनाइल किया करते थे। तो भी है केस सर। अच्छा, एक तो ये बहुत अहम बात। दूसरी बात ये कि अगर आप तारीख के दराक रखें तो हर सियासतदान जरूरी नहीं कि जेल में जाए। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के जेल में गए थे, क्या जेल जाना इतना ही जरूरी है? अगर एक सियासतदान समझता है कि, बल्कि सियासतदान तो मैं कहता हूँ आम सियासतदान होते हैं, एक रहनुमा इमरान खान जो है उस कैटेगरी में है, तो बतौर रहनुमा वो समझते हैं कि जी मैं मज़ाहमत करके जाऊँ। ज़ाहिर है कि अगर स्टेट चाहेगी गोली चला के बिल्कुल अरेस्ट कर सकती है, कुछ भी कर सकती है रियासत, बहुत ताकत होती है उसकी रियासत के पास। तो लेकिन अगर इमरान खान मज़ाहमत करके पूरी एक आलमगीर कहते हैं स्पॉटलाइट अपने ऊपर ला के जाना चाहते हैं, तो मैंने जैसे पहले रखी कि बहुत अच्छी टैक्टिक्स है। दूसरी और तीसरी अहम बात की कि ये जो अभी इन्होंने कहा हमारे जमी साहिबा ने कि पुलिस वाले जख्मी हैं, वो कहते हैं ना खोद पहनकर उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है और अपने एंटी राइट गियर पहना हुआ है, उसमें अगर सैकड़ों बकौल इनके पुलिस वाले जख्मी हैं तो सोचे आम शहरियों का, आम कारकुनों का जिनके पास तो कुछ भी नहीं है, जो शेलिंग की जद में है, जिन पे जहरीली कहते हैं गैस फायर हो रही है, उनका क्या हालत हो रही होगी? ये इस तरह का जुल्म मैंने 32 साल हो गए जर्नलिज्म में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आमिर जिया साहब और माज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थी। हम एक ब्रेक की दें नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। एक तरफ तो सियासी मामलात और मुकाबले चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पीएसएल का मुकाबला भी चल रहा है, और पीएसएल का मुकाबला भी बड़ा जबरदस्त चल रहा है। मेरी तो खैर अपनी जाती तौर पर मैं चाहूँ ना चाहूँ मैं उसकी टीम की सपोर्ट में हमेशा खड़ी हूँ। और किस टीम की सपोर्ट में? ज़ल्मी देखें, पेशावर ज़ल्मी। उसकी वजह ये है कि एक तो मेरा अपना ताल्लुक उस इलाके से है, दूसरा ये कि मैं ना करूँ तो वो तो नाराजगी, वो तो प्रोग्राम का बॉयकॉट कर लें, पठान तो कम से कम कर लें। तो इसलिए वही ये तो इधर मामला जो है वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे बस में नहीं है। लेकिन आज हम आपको पेशावर ज़ल्मी के ही एक बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी से मिलवाएंगे, और क्या उन्होंने छक्के चौके और मतलब क्या उन्होंने ज़बरदस्त जो है वो कारनामे सर अंजाम दिए। बिल्कुल सही। मोहम्मद हारिस साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, पेशावर ज़ल्मी के ज़बरदस्त बैट्समैन हैं जी, और शिफा की फरमाइश पर हमने बुलाया इनको। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम हारिस, सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू।
हारिस, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अच्छा, आपकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप अंडर 13 के लिए रिजेक्ट हुए, फिर उसके बाद अंडर 16 में रिजेक्ट हुए, फिर अंडर 19 में आए। कैसे आप अपने आप को इस तरफ लेकर आए, मोटिवेट कैसे किया आपने? इसका क्रेडिट मैं ख़ुद को ही दूंगा, क्योंकि मुझे उस टाइम पता ही नहीं था कि पाकिस्तान के लिए भी खेलना होता है या पाकिस्तान अंडर 19 के लिए भी खेलना होता है। कुछ समझ नहीं थी, तो बस पागलों की तरह खेलता रहा क्रिकेट। और अब्बू, अम्मी, फैमिली वाले सारे सपोर्ट करते रहे और टीचर सारे सपोर्ट करते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मेहनत करता रहा, और जब भी मौका मिलता मैं परफॉर्म करता और मेहनत जारी रखता, उसका मुझे सिला मिल गया। मेहनत जारी रखनी चाहिए, बिल्कुल उसी का सिला मिलता है। ये बताएं कि हारिस के क्रिकेट के लिए सबसे ज़्यादा आपको इनकरेज किसने किया? हाँ, टीचर्स ने किया है, कोचेज़ ने। सर परवेज़, सर साजिद शाह हो गए जो मेरे रीजन के कोच थे, मेरे एकेडमी के कोचेस, और मेरी फैमिली ने, इन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, बहुत इनकरेज किया इन्होंने हर जगह पे। अच्छा, अब ये मुझे ज़रा समझाएं, थोड़ा लॉजिक समझाएं कि हमारे जो पठान भाई होते हैं वो बैटिंग में बड़े शानदार होते हैं, बड़े जानदार होते हैं। देखिए, अब हमारे पास मिसालें कौन कौन सी हैं? यूनुस खान, शाहिद अफरीदी, फ़खर जमान, खुशदिल, फिर अच्छा आप। तो ये चक्कर क्या है, ये पठान भाई बैटिंग में इतने ज़बरदस्त कैसे निकलते हैं, क्या राज है? इसका चक्कर तो मैं मेहनत कहूँगा कि वो मेहनत ज़्यादा करते हैं बनिस्बत अदर्स प्लेयर। यही चक्कर है कि मेहनत ज़्यादा करते हैं और दलेरी है उनमें, और वो दलेरी वो शो भी करते हैं। अगर आप देखें तो ग्राउंड में वो दलेरी शो भी नज़र आती है। अच्छा, ये बताएं कि किस बॉलर को छक्का मार के आपको बड़ा मज़ा आता है? वर्ल्ड कप में लोकी फेरगुसन को मज़ा आया था, और PSL में जो है हसन भाई, हसन अली। हसन अली को। अच्छा, तो ये जो नेशनल बॉलर्स और इंटरनेशनल बॉलर्स जब आपके सामने आते हैं, आप उनको मैसेज क्या देंगे, क्या कहेंगे उनसे? नेशनल बॉलर के लिए यही है कि खुदा के लिए मुझे बॉलिंग ना करें। आप बहुत डेंजरस बॉलर है, आपको फेस करना बहुत मुश्किल है नेट्स में, तो प्लीज़ बाउंसर्स ना किया करें। और इंटरनेशनल के लिए यही है कि जब भी मैं सामने आऊँ तो प्लीज़ मुझे जो मेरी स्ट्रेंथ है उसमें बॉलिंग करे, ताकि मैं अच्छे रन्स करूँ। वाह वाह, कितना मासूमाना मैसेज है ये। मासूमाना मैसेज, बिल्कुल। अच्छा, अभी उस्मान ने PSL की फास्टेस्ट जो सेंचुरी है वो स्कोर की है, उस बारे में क्या कहेंगे और आपके अपने क्या इरादे हैं? उस्मान को मैं BPL में भी देखा था, उससे पहले भी मैं उससे मिला हूँ, तो वो काफ़ी हार्ड वर्किंग लड़का है और उसने अपनी स्ट्रेंथ पे खेला है, और जिस तरह के वो रात को खेले हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा खेला है। और आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट, और जितनी उसकी ज़िंदगी है उसके लिए मैं उसको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। अच्छा खेले मजीद। अच्छा, बैटिंग में आप किससे इंस्पायर्ड हैं, ये भी बताइए। पाकिस्तान में मैं बाबर भाई और रिजवान भाई हो गए, वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2 है, और जिस तरह के वो खेल रहे हैं, जिस तरह की उनकी कंसिस्टेंसी है, तो मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ। और जिस तरह दुनिया में मैं जोस बटलर को काफ़ी फॉलो करता हूँ, जोस बटलर काफ़ी पसंद है, उनकी बैटिंग, उनकी विकेट कीपिंग, सब मैं उसको बहुत फॉलो करता हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताएं कि कौन सा जो है ऐसा बॉलर है उसकी आपको जो बॉलर छोड़े, बॉलर छोड़े, टीम पर आए। अच्छा, टीम पे आते हैं, चले टीम पे आते हैं। टीम में सही है। दोस्ती आपकी है, टीम में हो गई है, किससे ज़्यादा दोस्ती है? पेशावर ज़ल्मी में तो मेरी दोस्ती उससे मैनेजमेंट से ज़्यादा है। जो हमारे कैमरा मैन है फारूक हो गया और वकास हो गया, और टीम में इसके अलावा मैं साइम अयूब हो गया, सलमान इरशाद, अर्शद इकबाल, इनके साथ काफ़ी क्लोज हूँ। सही। अब देखिए, फिर उन्होंने बॉलिंग का जिक्र किया, अब बॉलिंग भी तो आना बनता है, बॉलिंग भी आना बनता है। बॉलर के बारे में बताएं, कौन सा बॉलर ऐसा है जो आपके सामने आता है तो आपको स्ट्रेस हो जाता है, परेशानी होती है? हारिस भाई, हारिस रऊफ हमेशा जब भी आते हैं तो थोड़ा सा खौफ उनसे लगता है, क्योंकि वो पता नहीं किसकी वजह से, लेकिन अब वो शिफ्ट हो गया, शाहीन भाई पे हो गया, इन दोनों से थोड़ा खौफ लगता है। अच्छा, ये आपका नाम मिस्टर गूगल पड़ा हुआ है, तो ये मिस्टर गूगल आप बचपन से ही थे, पढ़ाई वगैरह में ऐसे ही तेज थे और सबको स्कूल में भी गूगल बनकर जवाब देते थे? जी बिल्कुल, स्कूल और पढ़ाई में तो मैं काफ़ी अच्छा था। मैंने मैट्रिक तक पढ़ाई की और हमेशा मैं टॉप 3 में रहा, और 10 सालों तक मैं हमेशा ये नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक मैं प्रॉक्टर, मॉनिटर या हेड बॉय में इस जैसी वो मुझे मिलती रही अपॉर्चुनिटीज़। जिस तरह कप्तान होता है तो ये भी एक लीडर होता है स्कूल का या क्लास का, तो हमेशा से वो क्वालिटी रही मुझ में। तो फिर बाद में अंडर 19 में मेरी क्वालिटीज़ देख के मेरे अंडर 19 के जो कप्तान है रोहिल नज़ीर, उन्होंने मुझे मिस्टर गूगल का लक़ब दिया, जो बाद में काफ़ी मशहूर हो गया। अच्छा, ये बताएं, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपका क्या टारगेट है? इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने डेब्यू किया है इतनी कम उम्री में, तो मेरे पास काफ़ी उम्र है। अगर आप 40 साल देके 42 साल देके, तो कोशिश करूँगा कि जितना लंबा पाकिस्तान के लिए खेल सकूँ उतनी कोशिश होगी। और जो मेरे गोल्स है यानी मुख्तलिफ रन हो गए, मैं चाहता हूँ मैं 25,000 रन करूँ तीनों फॉर्मेट में कुल मिला के।
माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपके 25,000 टारगेट्स रन को बड़ा टारगेट कंप्लीट है। करवाए और आप बिल्कुल पाकिस्तान का नाम सारी दुनिया में रोशन करें जी। ज़बरदस्त, हमारी तरफ से बेस्ट विशेष हैं आपके लिए हारिस। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। कहानी सुनी हमारी सुनी, मेहर हुसैन का ये खूबसूरत गीत, और इन्होंने कैफी खलील को जवाब दिया है। कैफी खलील का गाना था कहानी सुनो हमारी सुनो। अब इस जवाब की ज़रूरत क्यों पेश आई? हमारे साथ मेहर हुसैन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मेहर। अस्सलाम वालेकुम उवैस, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। ये तो आपने बड़ा खूबसूरत गाया है और बड़ी अच्छी वीडियो भी बनाई हुई है। भाई सबसे पहले ये बताएं कि ये क्यों जवाब की मोटिवेशन क्या थी? जरूरत बिल्कुल, क्यों पेश आई? पीछे क्या एक वजूहात बंदा और मुहर्रकात थी? अच्छा भला गाना गा रहा था एक बंदा, आपने उसका जवाब दिया। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा गाना उन्होंने गाया कैफी खलील ने। और क्योंकि शिफा बैठी है तो शिफा इस बात को समझ सकेंगी, क्योंकि पूरी दुनिया से इसका जवाब आ रहा था। इंडियन सिंगर्स ने भी इसको कवर किया, अब्रॉड से भी बहुत सारी आवाज़ें हमने सुनी, लोगों ने बहुत पसंद किया। इस गाने के जो लिरिक्स की अगर हम बात करते हैं, बहुत खूबसूरत उन्होंने लिखा है, बहुत सादा अल्फाज, बहुत खूबसूरत उन्होंने एक पोइट्री गाई है। लेकिन इसमें एक गुंजाइश बाकी थी, इसमें कहीं ना कहीं वो गुंजाइश थी कि अदर साइड की जो स्टोरी है वो भी सामने आनी चाहिए, क्योंकि जो ख़वातीन है ऑब्वियसली सब अपनी ज़िंदगी में सबकी अपनी अपनी एक छोटी मोटी कहानी होती है। तो मैंने वो पॉइंट ऑफ व्यू ख़वातीन की तरफ से इसको बनाया और आपके सामने। बेसिकली कहना आप ये चाह रही हैं कि तुम्हारी सुनी तो बर्बादी ही हुई। ये आपने बताया है उसको कैफी को कि देखो तुम कह तो रहे हो कि लड़की तुम्हारी सुने, लेकिन अगर लड़की ने तुम्हारी सुनी तो फिर तो तबाही है। एग्जैक्टली अच्छा, ये भी है कि कहानी में इतनी गुंजाइश थी उनके कि वो लड़की उसको जवाब देती कि भाई हेलो, मैंने भी आपका इंतजार किया था, मैंने भी आपसे प्यार किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कहानी ही क्या जो मुकम्मल हो जाए। नहीं तो ये तो दोनों गानों में, कैफी खलील के गाने में भी, और उसने तो कहा तमन्ना है तुमको दुल्हन बनाए वाला, और आपके गाने में भी ये तो कहीं वो नहीं हुआ एस्टेब्लिश के वो कहानी पूरी नहीं हुई। हो सकता है आगे जाके उसने सुनाई हो कहानी और इधर वाली ने सुन ली हो कहानी। हो सकता है कोई और बना ले अब अगला वर्जन, सो वी कैन से दैट। हाँ, आगे बढ़ा आगे स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए चलें, कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताएं, इस गाने के लिरिक्स किसने लिखे? इस गाने के लिरिक्स मैंने लिखे। ओके, यानी शायरी भी आपकी है, तो ये तो बड़ी हमाजहत शख्सियत हो गई आपकी। मतलब मैंने जब आपको जाना तो एक टेलीविजन मेज़बान के तौर पर जाना और रेडियो मेज़बान के तौर पर जाना, उसके बाद ये आपका नया रूप आया गुलकारा वाला, और शायरा लिखने वाला भी रूप आ गया। ये क्या बड़ी जहते हैं आपकी तो माशाल्लाह। नहीं एक्चुअली ओवेस, मैं काम तो कर रही थी म्यूज़िक के लिए भी, मैंने बहुत सारे OSTs भी गाए हैं, जिंगल्स भी गाती रही हूँ। आपने अभी रिसेंटली एक जिंगल सुना होगा, एक सोप का जिंगल है, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि फिर ब्रांडिंग हो जाएगी। तो जिंगल्स वगैरह मैं गाती रही हूँ, OSTs भी करती रही हूँ। बस ये नहीं किया था जबकि मुझे सारे फ्रेंड्स बोलते थे कि तुम करो कुछ करो कुछ करो। आई थिंक ये राइट टाइम था तो मैंने कर दिया। तो इसका मतलब है कसूर हमारा ही है, मेरा ही है, मैं सही तरीके से जान ना पाया। ओह यस एग्जैक्टली, आप अगर थोड़ा सा मालूम कर लेते तो आपको पता चलता जरूर। बस देखिए, इसीलिए हमने आपको बुला लिया था कि लाइव प्रोग्राम में पूछा जाए कि आपने क्या किया है। तो गाने में आपकी इंस्पिरेशन कौन है, कैसे सीखा, कितना सीखा? इंस्पिरेशन जहाँ तक म्यूजिक के हवाले से बात है तो मैं नाज़िया हसन को बहुत फॉलो करती हूँ, और अगर हम अपने पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो सुनिधि मुझे बहुत मैं उनको एडमायर करती हूँ, उनका जो जॉनरा है स्पेशली उसको। तो बस गाती तो मैं बचपन से ही थी, रेडियो भी अगर मैंने किया तो वहाँ पर भी राइम्स पढ़ना, और बच्चों की दुनिया एक प्रोग्राम हुआ करता था वहाँ पे मौसीकी का, उसमें पार्टिसिपेशन करना। तो ये
ऑन एंड ऑफ मैं करती ही रहती थी खामोशी से, चुपके चुपके, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी जर्नलिज्म से है, एंकरिंग से है, तो मेरा ज़्यादा फोकस वहाँ पर रहता था। म्यूज़िक मेरे अपने लिए, खुद के लिए होता था, वो जो मेरा मी टाइम होता था मैं उसमें म्यूज़िक करती थी अपने फ्रेंड्स के साथ। बट मेरे ख्याल से ये मुझे क्लिक किया और मैंने कहा नहीं, ये लिखना चाहिए इसको कुछ और बनाना चाहिए, और बस ऐसे ही बन गया, कोई प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैंने अपना आइडिया शेयर किया अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, उनको भी अच्छा लगा। यस। तो टाइम कितना लगा? मतलब गाना लिखने में एक सोच तो आ गई कि भाई इस पे कुछ गाना बनाना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन वो लिखना, शायरी मुकम्मल करना, फिर उसका वेट जो है, शायरी का वेट भी होता है, कभी कभी लिखारी खुद नहीं सेटिस्फाई हो रहा होता कि ये कुछ वजन में नहीं है बराबर, तो वो लिखना, फिर उसको कंपोज करना, बनाना, ये कितना टाइम लगा? एक्चुअली मैं उस दौरान कर रही थी अपना रेडियो पे मॉर्निंग शो, और साथ ही साथ मैं ये गाना भी सुन रही थी, हर वक्त सुनती रही, तो बहुत सारी थॉट जो है वो एक जगह जब जमा हो गई, तो मैंने उसको लिखना शुरू किया, और फिर लिखकर फिर मैंने बहुत सारे लोगों को बताया कि देखो ये है, ऐसा है। सबने कहा हाँ ये ऐसा है, इस तरह से भी हो सकता है। तो बस वो सिचुएशन बनती गई और अल्फाज आमद खुद होती गई, यू कैन से दैट। क्या बात है। अच्छा, और ये जो वीडियो की है सारी इंस्पिरेशन, ये किसका आइडिया था? साहिल समंदर और वो जो घर में एक लोकेशन में शूट हुई हुई है, ये किसका था सिलसिला सारा, जो प्लानिंग थी इसके पीछे? हाँ जी, ये बेसिकली प्लानिंग थी सारी जलाल की। जलाल को एक ऐसी लोकेशन चाहिए थी, वो बैक ऑफ द माइंड उनके क्या चल रहा था वो मैं नहीं जानती, लेकिन उनको एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर समंदर हो। तो लकीली हमको एक ऐसी जगह मिली जहाँ पे बहुत अच्छा वो एक व्यू था, एक बहुत अच्छी जगह, एक बहुत मतलब परफेक्ट था वो सब कुछ हमारे हिसाब से, एंड वो सब क्लिक कर गया। ज़बरदस्त। तो अब जब आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं तो क्यों ना कुछ लाइव सिंगिंग का मुजाहरा हो जाए, तो ज़रा कोई अपनी पसंद का कोई ऐसा गीत जो हम सबके दिलों को छू जाए, तो वो अगर हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। ओके, हमारी सुनो नहीं, कुछ और समथिंग। यस, ऐसे ही है। जी जी जी, हमारी सुनो तो हमने वैसे सुना ना, अब कुछ और, कोई और चीज़। श्योर, व्हाई नॉट, क्योंकि आपसे काफ़ी पुराना मेरा एक ताल्लुक रहा है। इनफैक्ट मेरे जितने भी पुराने लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, बहुत अप्रिशिएट किया। तो बस एक गाना दोस्ती का नाम कर लेते हैं आज सुबह, क्या ख्याल है? व्हाट डू यू से? जी ज़रूर। ऑलराइट, सो सबसे महंगी है, चलती रहती है, रुकती नहीं, दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। हाँ, तेरे लिए, मेरे लिए, सबके लिए दोस्ती हो, हर जगह ऐसी दोस्ती। कुछ लेके जाती है, कुछ देके जाती है, हमेशा दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। वाह 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 वाह, क्या बात है मेहर, बहुत शुक्रिया, बहुत आला जी, थैंक यू और बेस्ट विशेस आपके आने वाले नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के लिए भी। बड़ा अच्छा लगा आपसे बिल्कुल, और अगली दफा जो भी सुने गौर से सुनिएगा। ये आपको भी मशवरा है, तमाम खवातीन को मशवरा है, सुने तो जरूर लेकिन गौर से सुने। सुनो मगर गौर से सुनो। बिल्कुल, शिफा का नया वर्जन आएगा। बिल्कुल, एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, इनका नाम आप सब जानते हैं, इनका काम आप सब जानते हैं। सेल्फ मेड इंसान हैं, उनकी ज़िंदगी की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है और जवानों के लिए, नौजवानों के लिए बड़े सबक हैं, क्योंकि वो पैदा हुए थे जी 1952 में। लायलपुर जो था उसमें 70 की दिहाई में वो चले गए स्कॉटलैंड, वहाँ पर जाकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 80 की दिहाई के आगाज़ में फिर वो स्कॉटलैंड की सियासत में आ गए और अपनी जिद्दोजहद के ज़रिए बरतानिया के पहले मुसलमान मेंबर
पार्लियामेंट बने, बरतानवी सियासत में तवील अरसा गुजारा, उसके बाद 2013 में पाकिस्तान आने का फैसला किया, पाकिस्तानी सियासत में आए, मुख्तलिफ वेलफेयर के काम करते रहे और फिर उसके बाद गवर्नर के तौर पर भी, गवर्नर पंजाब के तौर पर भी उन्होंने काफ़ी काम किया और अब वो यूँ कह लीजिए कि अपनी सियासी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और उनकी सियासी ज़िंदगी में चैप्टर्स बड़े हैं और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। अच्छा, उनके बेटे के हवाले से भी हम आपको बताएं कि साहिबजादे जो हैं उनके अनस सरवर साहब, उनको भी हमने इंटरव्यू किया था अपने प्रोग्राम में और उन्होंने भी सियासत में अमली तौर पर कदम रखा हुआ है। वो भी बड़े इम्पैक्टफुल पाकिस्तान मतलब जिसको कहते हैं ना कि मुस्लिम पाकिस्तानी, ब्रिटिश पाकिस्तानी लीडर जो है वो स्कॉटलैंड की सियासत में बड़ा अहम किरदार अदा करते रहते हैं। वो भी जीते वहां पर, इलेक्ट होकर वो भी मैदान में उतरे। उन्होंने जो अपनी सियासी ज़िंदगी का है उसका एक नया सफ़र शुरू किया क्योंकि तहरीक इंसाफ से वो वाबस्ता थे, इमरान खान साहब के काफ़ी करीब थे। उसके बाद फिर इमरान खान साहब से उनकी कुछ दूरी हुई, फिर उन्होंने खैरबाद कहा पार्टी को, फिर उसके बाद अब फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो काफ लीग की तरफ जाएंगे। ऑफिशियली उन्होंने ज्वाइन कर दी। बिल्कुल। और काफ लीग का सिलसिला ये कि काफ लीग भी डिवाइडेड है। एक काफ लीग जो अब काफ लीग है, जो काफ लीग है उसमें परवेज इलाही साहब और मोहम्मद इलाही साहब और उनके जो ग्रुप है उनका, वो तो उसमें है नहीं। तो काफ लीग जो रह गई है वो है चौधरी शुजात साहब और उनके जो रफका हैं जो सारे, बिल्कुल वो है वो। अब तो चौधरी शुजात साहब के साथ कैसे इनकी जो वेवलेंथ है वो बनेगी और क्या होगा और सियासत में वो क्या देख रहे हैं। सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी सरवर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और वेलकम करते हैं हम आपको शो में। सर, ये सिस्टम में मसला क्या है? हमारे पाकिस्तानी सियासत का बुनियादी मसला क्या है? हमारे सिस्टम का कैसे सही हो सकता है? उसका जी जो मैं निचोड़ निकाला है, 10 साल से ज़्यादा अरसे से मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ। हमारा सिस्टम ये है कि जो पर्सनैलिटीज़ हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं, वो सिस्टम पर काबिज हो गए हैं, इंस्टीट्यूशंस बेबस हो गए हैं और ये बात सियासतदान समझने के लिए तैयार नहीं है कि अगर वो सिस्टम बना लें, जब हुकूमत में होते हैं तो उनकी प्रायोरिटीज़ और होती हैं, जब अपोजिशन में होते हैं तो फिर रिसीविंग एंड पे होते हैं तो फिर वो और बात करते हैं। तो जो लोग अपोजिशन में रह के सिस्टम की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो जब इक़्तिदार में आ जाएं तो उन चीज़ों पे अमल करें और पर्सनैलिटीज़ को अदारों से अलहदा कर लें, अदारों को मजबूत कर लें, अदारों को अपने फंक्शंस जो हैं वो करने दें और हुकूमत जो है वो लोगों को रिलीफ दे कि हेल्थ को कैसे ठीक करना है, एजुकेशन को ठीक कैसे करना है, गुर्बत को किस तरीके से ख़त्म करना है, बेरोज़गारी को किस तरीके से ख़त्म करना है। तो जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो सिर्फ एक ही उनकी मंजिल होती है, सोच होती है कि इक़्तिदार किस तरीके से हासिल करना है। इक़्तिदार हासिल करने के बाद क्या करना है, मंशूर भी दे देते हैं, मंशूर को इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से आज हमारा मुल्क जो है बेशुमार चैलेंजेस का शिकार है। तो सर ये जो रुकावटें होती हैं वो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हर एक की नीयत भी बड़ी साफ है, प्लान भी बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन वो जो रुकावटें हैं वो ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर हो गई या बाकी जो इदारे हैं उनके लेवल पर हो गई। कहीं ना कहीं रुकावटें, रोड़े अटकाना, रेड टेपिज्म, ये भी तो सारे मामलात हैं ना। कोई करना चाहे और वो ना कर पाए तो उसको इस चीज़ का बेनिफिट ऑफ डाउट आप देंगे कि वो करना चाहता था और वो ना हो सका? देखिए, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी अब पार्ट ऑफ सोल्यूशन की बजाय पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बन गई है। अगर कोई नेक नियति से काम भी करना चाहता है, आगे चीज़ों को लेके जाना चाहता है, तो ब्यूरोक्रेसी इतनी रुकावटें पैदा करती है कि वो काम नहीं हो सकता। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल ज़रूर दूंगा कि मेरी एक विजन थी कि मैं पंजाब को 5 साल के अरसे में जो है पीने का साफ पानी पहुंचा दूंगा। और मैंने हुकूमत से कहा कि अगर आप अपने बजट का सिर्फ 2-3% मुझे दे दें और बाकी मैं NGO से बात करके मैं गारंटी करता हूं कि पूरे पंजाब को मैं पीने का साफ पानी दे दूं। आप यकीन माने कि एक ऑर्डिनेंस जो कि 24 घंटों में मंजूर होकर अथॉरिटी बन सकती थी, इस ब्यूरोक्रेसी ने 1 साल जो है इसको नहीं बनने दिया क्योंकि वो अपने हाथ से पावर जो है वो बाहर नहीं निकालना चाहते थे। फिर उसके बाद 6 महीने इन्होंने PC1 बनाने में लगा दिए। फिर बड़ी मुश्किलों से हमने 2 साल लगे हमें ये पंजाब आब पाक अथॉरिटी को ज़मीन पे लाने के लिए। और उसके बाद माशाल्लाह
हमने बहुत ही कलील अरसे में बहुत ही शफाफियत के साथ 4-5 अरब रुपए के ठेके जो हैं दिए और तकरीबन 75 लाख लोगों को पीने का साफ पानी जो है हमने फ्राहम किया। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ब्यूरोक्रेसी ने हर मोड़ पे रोड़े अटकाए कि हमने इस अथॉरिटी को कामयाब नहीं होने देना। लेकिन एक के साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी को चलाना है, ब्यूरोक्रेसी से काम लेना है, उनमें भी अगर विजन होगी तो फिर ही वो ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम आएगी। और मैं एक बात ये चैलेंज करता हूं कि आपको मालूम है कि जब मैं पाकिस्तान में आया था तो उस वक्त जो कमीशन रेट था, चाहे वो सड़कें बननी हैं, चाहे ब्रिजेस बनने हैं, वाटर स्कीमें बननी हैं, तो 10-15% जो था ये पाकिस्तान जब से बना है चलता आ रहा है। लेकिन अब बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि अब ओवर 50% जो है कमीशन जो है ये लोगों की जेबों में आता है, जो ठेके देते हैं उनकी जाता है। तो जब प्रोजेक्ट में आपका 50% जो है वो लोगों की जेबों में चला जाएगा, 50% प्रोजेक्ट पे लगेगा, तो फिर वो प्रोजेक्ट कैसे कामयाब होगा। और मैं ये बात चैलेंज करता हूं कि ये एक वाहिद अदारा है पंजाब आब पाक अथॉरिटी, जिसमें किसी ने 1 रुपए की मैंने ना किसी को रिश्वत लेने दी और इतनी ट्रांसपेरेंसी के काम किया कि जो काम 2 करोड़ में होता था वो मैंने 40 लाख रुपए में करवाया। ये कोई भी आके ऑर्डर करके इस चीज को चेक कर सकता है। तो ये मुमकिन है अगर एक टीम चाहिए। ऐसा बंदा तो बरतानिया वाली सियासत तो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। आप ही कमाल करते हैं सर, ना आप खाना है तो ना सानू खाने देना। नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा ना सर जो ये काम कर रहे हैं आप पाकिस्तान में। बस जी फिर ये अगर हुण मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਠੀਕ ਕਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਚਾਇਸ नहीं हैगा। बिल्कुल जी, वो सर कहते ना गले चौर है सर, मसला ये है। अब आपका जो नया आगाज है सर, इसके बारे में जरा बताएं, कुछ इस पे रोशनी डालें। काफ लीग को आपने ज्वाइन किया और चौधरी शुजात वाले ग्रुप को आप उसका हिस्सा बने हैं, इसके बारे में जरा बताएं, क्या प्लान्स हैं आपके आगे के और कैसे क्यों इनको चूज किया आपने? जी बहुत, ये दोनों सवाल जो हैं आपके बहुत जबरदस्त सवाल हैं। पहली बात तो यह है कि मैंने क्योंकि बड़ी जमातें थी, आपको पता है कि बड़ी जमातें जो हैं इक़्तिदार में, तो शॉर्ट टर्म में बड़ी जमातों ने इक़्तिदार में आना है, तो मैंने क्यों फैसला किया कि मैं पहली बात तो ये मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, ये काफ नहीं है। तो काफ का लफ्ज़ मैंने जिस दिन ज्वाइन किया पार्टी को, ये मैंने कहा है तमाम दोस्तों से कि इसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग कहा जाए, क्योंकि इसी पार्टी ने जो है वो पाकिस्तान बनाया था और इंशाल्लाह यही पार्टी जो है पाकिस्तान बनाएगी। ये ओरिजिनल पार्टी है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। अच्छा, बात यह है कि मेरे पास चौधरी शुजात साहब आज से 3-4 महीने पहले आए थे, तो मैंने उनसे कहा कि देखें चौधरी साहब, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और वाकई में एक मिराज खालिद, एक और चौधरी शुजात, ये मेरे पाकिस्तान में फेवरेट सियासतदान हैं। और तो मैं उनको वैसे भी चौधरी शुजात के लिए मेरे दिल में बड़ा एहतराम है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई चौधरी साहब, आपकी फैमिली का डिस्प्यूट है, मैं इस डिस्प्यूट में जो है शामिल नहीं होना चाहता। मैं समझता हूं कि मैं ख़ानदानों में ताल्लुकात बेहतर कराने के लिए तो अपना किरदार अदा कर सकता हूं। तो उसके बाद जो है जब इलेक्शन कमीशन ने उनके हक में फैसला दिया तो फिर मेरे पास आया, तो फिर भी मैंने कहा कि नहीं, अभी मैं जो है मुश्किल है। लेकिन जिस दिन चौधरी परवेज अलाई ने फैसला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाने का, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये स्ट्रेट स्वाप कर लें, परवेज अलाई साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ में चले जाएं और मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आ जाऊं। और इसकी बड़ी वजह यह भी है, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूं कि आई हैव डिस्कस्ड, दानश्वरों के साथ डिस्कस किया, मैंने जो एंकर्स हैं उनके साथ किया, मैंने राइटर्स जो है उनके साथ किया, ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ किया। 2 चीजें जिससे मुझे बड़ी खुशी हुई, एक तो ये खुशी थी कि हर एक ने कहा कि चौधरी शुजात क्रेडिबल आदमी है, मुसाहलत पसंद है, चीज़ों को, लोगों को जोड़ता है।
तो उस पार्टी में वो नेचुरल आपका जगह जो है वो बनती है। दूसरा, जो लोग मुझे ये कह रहे थे कि अपनी पार्टी बनाओ, जितनी भी मेरी पिछले 6 महीनों में डिस्कशन हुई थी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, तो तकरीबन 90% लोगों की राय थी कि मैं अपनी पार्टी। उन्होंने कहा कि ये समझ लें कि आपकी सबसे पुरानी पार्टी भी है जिसने पाकिस्तान बनाया था, और ये एक नया स्टार्ट भी आपके लिए होगा। तो चैलेंज है, तो चैलेंज मैं अपनी जिंदगी में हमेशा लेता हूं। और सबसे बड़ी बात जो है, मैं इस बात पे खुश इसलिए हूं कि अब डिसीजन मेकिंग जो है वो सालिक साहब के पास, तारिक बशीर, हम जमहूरी तरीके से अपने डिसीजन लेंगे। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो मेरा ख्वाब था कि पाकिस्तान में एक पार्टी हो जिसमें जमहूरियत हो, जिसमें फैसले जो हैं आपस में डिस्कशन के बाद हों, जिसमें जो टिकट देने हैं, ये आइडिया अभी तक मैं बाय नहीं कर सका, क्योंकि जिस मुल्क में मैंने सियासत की है वहां का जो काउंसलर का टिकट है या वहां पर एमपीए का टिकट है, एमएनए का टिकट है, तो वहां लोकल पार्टियां देती हैं, लोकल पार्टियां फैसले करती हैं, तो इसलिए वो लीडरशिप के मोहताज नहीं होते। तो इंशाल्लाह एक तो मैं जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, पार्टी के अंदर इलेक्शन है, वो बड़े ट्रांसपेरेंट होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंशाल्लाह जो पाकिस्तान के बड़े चैलेंजेस हैं, मिसाल के तौर पर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से हम अपना डेट जो है उसकी रीपेमेंट कर सकते हैं, इंटरेस्ट दे सकते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा हमारा एग्रीकल्चर है, तीसरा हमारा माइनिंग है। मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अगर हम माइनिंग पे तवज्जो दे लें, तो एग्रीकल्चर पे तवज्जो दे दें, आईटी पे तवज्जो दे दें, एनर्जी का मसला हल कर लें, तो पाकिस्तान का बहुत ह्यूज पोटेंशियल। इंशाल्लाह मेरी पार्टी जो है ये प्रोग्राम देगी, हम बताएंगे कि ये हमारा लाएअमल है, इस तरीके से हम इसका राइट डेट जो है पे करेंगे, एग्रीकल्चर को इस तरीके से इंप्रूव करेंगे, एनर्जी मसाइल को इस तरीके से हल करेंगे। तो इंशाल्लाह एक पूरा प्रोग्राम देंगे, शैडो स्पोक्स पर्सन होंगे हमारे हेल्थ पे, एजुकेशन पे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसको मेरी एक ख्वाहिश है, और ये ख्वाहिश थी कि मैंने एक इंस्टीट्यूशन पार्टी को बनाना चाहता हूं, और इंशाल्लाह इसको हम इंस्टीट्यूशन बनाएंगे। और मैं आपको सिर्फ एक मिसाल जरूर दूंगा कि मैं 3 इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान बनाने में इन्वॉल्व रहा हूं, और तीनों इंस्टीट्यूशन अब पाकिस्तान में माशाल्लाह बड़ी कामयाबी से चल रहे हैं। रेस्क्यू 1112 जो थी, वो जब हमारी ट्विनिंग हुई थी ग्लासगो के साथ लाहौर की, तो उससे जो आइडिया जो है जन्म लिया था, और इनकी रेस्क्यू 1112 की सारी ट्रेनिंग, इनकी वहां पे लॉजिंग, इनकी होटलिंग, इनकी ट्रैवलिंग, सारी चीज जो है हमारी गवर्नमेंट जो है वो अदा करती थी। ये सिर्फ किराया लेके जाके, और आज देख लें कि वो एक इंस्टीट्यूशन, ऐसा इंस्टीट्यूशन बन गया है जिस पे आप फख्र कर सकते हैं। फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आज तक किसी जमात की कंट्रीब्यूशन 0 है। और मैंने ये शहबाज शरीफ साहब थे उस वक्त, तो उन्होंने उनसे और प्राइम मिनिस्टर से कह के पंजाब ओवरसीज कमीशन बनाया था, जिसमें कम से कम 40-50% लोगों को रिलीफ मिल रहा है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी उनको रिकवर करके। तीसरा इंस्टीट्यूशन मैंने पंजाब आबे पाक अथॉरिटी बनाया है, और इंशाल्लाह वो भी इंस्टीट्यूशन जो चलेगा, लोगों को पीने का साफ पानी देगा। ये नहीं है कि आज हम फिल्ट्रेशन प्लांट लगाते हैं, स्कीमें लगाते हैं, 2 महीने के बाद बंद हो जाती। तो मेरा इस बात पे बिलीव है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग को मैं एक इंस्टीट्यूशन बनाऊंगा, और एक रोल मॉडल होगा दूसरी पार्टियों के लिए कि किस तरीके से सियासी पार्टियां यूरोप में फंक्शन करती हैं, किस तरीके से वो कामयाब हैं। और खासकर पाकिस्तान में देखें, एक सबसे बड़ा इशू हमारा पाकिस्तान में है, आप आज भी आप देख लें जी, आज भी पाकिस्तान में देख लें कि कारकुन जो है वो कुर्बानी देता है। हाँ बिल्कुल, कारकुन की सतह पर सियासत जब होगी सही तरीके से तो फिर उसका इम्पैक्ट अलग होगा। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने कहा कि आपने सबसे मशवरा किया, दानिश्वरों से भी, राइटर्स से भी, एंकर्स से भी, तो परवीन साहिबा से भी मशवरा किया था आपने? जी, मेरी फैमिली जो है पहले तो मेरे यूनानिमस थी कि उनकी तो राय एक थी कि क्विट पॉलिटिक्स, इज्जत 5.5 साल में इज्जत बची रही है, तो अब आखिर में इज्जत ना खराब कर लेना वो। लेकिन जब ये अपना आया है तो फिर फैमिली ने पूरा इसमें सपोर्ट किया है कि ठीक है, ये एक नई, समझ लें कि पुरानी पार्टी भी है, नई भी है, इसमें आपको मौका मिलेगा कि आप पार्टी को लीड करेंगे और एक अपना जो है लेगेसी जो है वो। सरवर साहब कि यहाँ पर तो
यहाँ पर सियासत में कोई हरफ आखिर तो होता नहीं है, हर जगह कोई ना कोई यू टर्न कहीं ना कहीं हर पार्टी ही लेती रहती है। तो ये ना हो कहीं फ्यूचर में कि परवेज इलाही साहब और चौधरी शुजात वगैरह साहब जो हैं उनकी जरा पैचअप हो जाए, दोस्ती यारी दोबारा जरा बहाल हो जाए और चौधरी शुजात साहब वगैरह भी जो है वो भी पीटीआई की तरफ माइल हो जाए, तो फिर क्या होगा? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये मेरी उनके साथ ये है अंडरटेकिंग है। एक चौधरी शुजात ऑनरेबल है, ना हम मुस्लिम लीग नून में जाएंगे ना हम पीटीआई में जाएंगे। हमारी पार्टी जो है इंशाल्लाह ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है यही रहेगी और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप देखेंगे कि आने वाले महीनों में सालों में ये एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, जिसमें वर्कर को इज्जत दी जाएगी, जिसमें मिडिल क्लासेस को इज्जत दी जाएगी, जिसमें ग्रास रूट पॉलिटिक्स के लोग जो ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग लोग हैं उनको आगे लाया जाएगा। और इसमें कारकुन जो हैं सिर्फ दरियां बिछाने के लिए, नारे बनाने के लिए, लीडरों की प्रोटेक्शन करने के लिए और उनको जो है जेलों में जाने के लिए नहीं होंगे। इस पार्टी में हमारे जो बच्चे हैं, ये नौजवान हैं, उनको इज्जत देंगे और वो फैसले जो हैं अपने फैसले खुद करेंगे। सही है, ठीक अच्छा है। अब एक चीज सिर्फ मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि ये जो आज और कल के जो मामलात आपने देखे, पंजाब पुलिस, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और सारा ये जो मामला चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? ज़ाहिर है एक बहुत ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जिसको हम इनकरेज करें कि जी बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है ये, लेकिन दोनों तरफ के मामलात कुछ अजीब से ही लग रहे हैं। देखें, मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत ही मायूस कुन और अफसोसनाक सूरत हाल है और ये बड़ा कम्प्लेक्स इशू है, इसका आसान जवाब भी नहीं है। एक बात तो यह है कि अगर मैं खान साहब की जो पॉलिसियां हैं उनसे एग्री करता तो आज मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होता। मैं समझता हूं कि बहुत से गलत वहां पर फैसले होते हैं, बहुत से नादान मशीर हैं जिसकी वजह से पार्टी को भी नुकसान पहुंच रहा है, जिसकी वजह से मुल्क को भी नुकसान पहुंच रहा है, जिससे अदारों को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो एक तो बात मैं ये कहना, दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसमें भी क्योंकि जो कानून की हुक्मरानी है, अगर बड़े लोग कानून पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर छोटे लोग जो हैं वो कैसे करेंगे। और खान साहब तो हमेशा ये कहते हैं कि अमीर गरीब ताकतवर कमजोर के लिए एक कानून होना चाहिए। ये तो एक इशू है कि जो मैं समझता हूं कि हमें अदालतों का एहतराम करना चाहिए और मैं ये भी समझता हूं कि ये जो अदालतें हैं ये मैं ये तो नहीं कहता कि इमरान खान अदालतों के लाडले हैं जिस तरीके से हुकूमत जो है कह रही है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अदालतें जहाँ जहाँ रिलीफ पॉसिबल है वो इमरान खान को और उनकी पार्टी की लीडरशिप को रिलीफ जो है वो दे रही है। और आपको मालूम है कि जब जो तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो राना सनाउल्लाह का केस एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया जाता है कि उनको भी कई महीनों रिलीफ अदालतों से नहीं मिला था। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी बात पे सिंपैथेटिक हूं कि देखें खान साहब पे कातलाना हमला हुआ है, उनकी लाइफ को रियल थ्रेट है और ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको किसी तरीके से भी ऐसी सूरत हाल में एक्सपोज ना करें जिससे उनकी जान जो है उसको खतरा जो है वो लाहक हो। और दूसरा ये भी है कि उनके खिलाफ जो है दर्जनों मुकदमात जो हैं, मेरा ख्याल अब तक 76 मुकदमात हो चुके हैं। तो इतने मुकदमात में अदालतों में पेश होना, खासकर जब उसको डेथ थ्रेट हो, वो भी आसान नहीं है। तो मैं समझता हूं कि दोनों तरफ से सियासी सूझबूझ और हिकमत अमली की पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में मैं समझता हूं कि दोनों तरफों से ये देखें, ये नफरत की सियासत हमें ख़त्म करनी है, ये दुश्मनी की सियासत ख़त्म करनी है। ये हमारा मुल्क है। जो बच्चे जख्मी हुए हैं, जो बच्चे जेलों में गए हैं या जो पुलिस वालों को जो है कंकरियां मार के जख्मी किया गया है, वो भी अपनी है, फोर्स है। अगर वो भी अपने हैं, अगर हम लॉ इन्फोर्सिंग जो अथॉरिटीज हैं उन पे हम जो है उन पे हमले शुरू कर देंगे तो ये भी मैं समझता हूं कि मुल्क के जो है अच्छी बात। दूसरी बात मैं एक बात मैं बहुत जरूरी करना चाहूँ, हाँ मैं इलेक्शन की बात की उसी तरफ मैं आ रहा हूं। मैं ये बहुत अच्छा सवाल किया आप। देखें बात यह है कि ये जो आखिरी मिनट है हमारे पास, ये जो लड़ाई झगड़ा है जी, हाँ जी, मैं इसी पे बात कर रहा हूं। ये जो लड़ाई झगड़ा है, अफरा तफरी है, इससे इलेक्शन दूर होंगे, नजदीक नहीं होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है
इतने घंटों में उनको रेंजर्स बुलानी पड़ी है, तो कल को किस तरीके से अगर रेंजर्स नहीं होगी, वहां पे फौज नहीं होगी, पुलिस नहीं होगी, तो अमनो अमान की सूरत हाल कैसे रखी जाएगी। तो मैं समझता हूं कि ये खान साहब के इंटरेस्ट में है कि हर वो फैसला करें जिससे जो है लड़ाई झगड़ा कम हो, ताकि इलेक्शन जो है वो यकीनी बना सकें। इस किस्म की अफरा तफरी से, इस किस्म की जंग से तो इलेक्शन जो है वो जाहिर है कि कानून नाफिज करने वाले अदारों ने जो है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, तो वो कैसे होगा अगर हम ये तासर देंगे कि ये मुल्क में ये एक जगह पे झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, तो उससे नुकसान होगा जमहूरियत। सही है, लेकिन चौधरी साहब वो ये भी कहते हैं कि हमें दफा 144 लगा के इलेक्शन कैंपेन से रोक देते हैं जब इलेक्शन स्केड्यूल आया हुआ है, तो ये भी एक है पॉइंट। नहीं, पॉइंट तो ये सारे ही हैं। पहली बात तो यह है कि मैं तो जाती तौर पर समझता हूं कि इन सियासतदानों को आपस में बैठना चाहिए, अदारों को भी बैठना चाहिए, जुडिशरी जो है उनको भी अपना रोल अदा करना चाहिए कि मुल्क में देखें इलेक्शन जो हैं ड्यू हैं अक्टूबर में। लेट्स से अगर अक्टूबर में नहीं होते, जुलाई में हो जाते हैं, तो कौन सा तूफान आ जाएगा, 2 महीने पहले हो जाएंगे। तो अगर 2 महीने पहले ये पंजाब के इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन मेरी आज भी मैं समझता हूं कि पूरे मुल्क में चारों सूबों में मरकज में इलेक्शन एक दिन हो जाने चाहिए, चाहे पीडीएम वाले कुछ सेक्रीफाइस करके थोड़ा सा पीछे ले जाएं और कुछ हमारे ये तहरीक इंसाफ वाले, तो इलेक्शन अगर वरना एक ऐसी कंट्रोवर्सी चलेगी कि दोबारा फिर यहाँ पर इलेक्शन फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन का तस्वर जो है वो खत्म हो जाएगा। जब सूबे में एक हुकूमत होगी, मरकज का इलेक्शन होगा, तो ये बहुत बड़ी अहम बात है कि दोनों को थोड़ा बहुत लेके जा रहे हैं, एक दूसरे को मार्जिन देना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। चौधरी सरवर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू हो रही थी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे